हमारी परंपरा रही है कि हम कार्यक्रम का प्रारंभ ईश वंदना और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। इसके लिए हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक बार मैं पूछना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? अनुपमा जी? जी सुनाई दे रहा है। दे रही। हाँ, ईश वंदना से हम इस वेबिनार का प्रारंभ करते हैं। जगदीश जिस वर बुद्धि से, इससे मेरी फोटो नहीं आ रही मेरी। जिस वर बुद्धि से सब देवगण तरते रहे और पितृगण भी प्रार्थना जिसकी सदा करते रहे, उस दिव्य मेधा का वरदान हमको दीजिए, शुभ कार्य में सुखमय सफल कल्याणकारी कीजिए। अंदर चले। माँ सरस्वती की हम सब वंदना करते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती, कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च, चरणाशयदानेन कृपामयी नमोऽस्तुते, लज्जापट आवृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके, पापे भयो न सदा रक्ष कृपामयी नमोऽस्तुते। माँ सरस्वती की वंदना के बाद मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पैनल में मुझे केवल अनुपमा जी और दीपक जी ही दिखाई दे रहे हैं। यदि सब लोग दिखाई दें पैनल के तो अच्छा होगा। आवाज आ रही है? आवाज सब लोग दिखाई दे रहे हैं, सब लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। यह हमारा आज परम सौभाग्य है कि हमारे बीच प्रकांड विद्वान और साहित्यकार मौजूद हैं। उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आज एक ज्ञान गंगा प्रवाहित होने वाली इस वेबिनार में मैं अधिक समय न लेती हुई वेबिनार के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। वर्तमान में कोविड-19 के प्रभाव ने समग्र विश्व में मानव जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि विविध पक्षों को प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप लोगों में निराशा, अवसाद, कुंठा, भय, असुरक्षा, पलायन जैसी वृत्तियां जन्म लेने लगी। ऐसे में हिंदी साहित्य और उसमें निहित मानवीय संस्कृति निराशा में आशा, आस्था, जिजीविषा, विवेक और आचरण का संदेश देकर आत्मबल प्रदान करती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने विभिन्न क्रांतियों, आंदोलनों, प्राकृतिक आपदाओं में अहम भूमिका निभाई है। आज तकनीकी माध्यमों से हिंदी साहित्य और उसमें निहित मानवीय संस्कृति समस्त विश्व में अपने पांव पसार चुकी है। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य विश्व में रचित हिंदी साहित्य में निहित मानवीय संस्कृति से अवगत कराना, हिंदी शिक्षण को नई तकनीक से जोड़ना तथा कोविड-19 से प्रभावित समाज में आत्मबल, आशा तथा उत्साह का संचार करना है। इसके साथ ही मैं आज अपने प्राचार्य महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय अनुपमा आर्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि तथा सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैडम अनुपमा आर्य। नमस्कार। अत्यंत आदर और सम्मान का भाव लिए महाविद्यालय आभार प्रकट करता है उन विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का जो दूरस्थ प्रदेश में बैठे हैं और मातृभाषा हिंदी के मान और सम्मान को जीवंत रखे हुए हैं, उनका परचम लहरा रहे हैं। हृदय से आभार और अभिनंदन। मुख्य अतिथि के पद को अलंकृत करते डॉक्टर दीपक पांडे जी का, हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में जुड़े विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कामराज सिंधु जी का, देश विदेश में हिंदी की लौ जगाए डॉक्टर नूतन पांडे जी का, और आज
अपने वक्तव्य से हमें उद्बोधित करते डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला जी पोलैंड से, डॉक्टर रीता कौशल जी ऑस्ट्रेलिया से, श्री गंगाधर सिंह गुलशन जी मॉरिशस से और नीरजा माधव उत्तर प्रदेश से अपने सर्वस्व को समाज सेवा में समर्पित करने वाले, न्यौछावर करने वाले श्री प्रकाश मिश्र जी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा महाविद्यालय अभिभूत है आप विद्वत जनों के सानिध्य से हम इस प्रकार की विचार गोष्ठी आयोजित कर पाए। भौगोलिक दूरी है पर निश्चय ही स्वर्णिम इतिहास बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं डॉक्टर संध्या गौतम और उनकी टीम को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने इस आयोजन को भव्य रूप दिया। वास्तव में ये आयोजन मात्र आयोजन नहीं वरन श्रद्धा भाव है अपने उस अतीत को स्मरण करने का, विस्मृत हिंदी साहित्य को पुनः स्मरण करने का जिसने समय समय पर बदला अंधकार को प्रकाश में और कालिक को श्रृंगार में। वो हिंदी साहित्य वास्तव में क्रांति वाहक रहा। आज कोविड-19 की महामारी के इस दौर में, जैसे अभी आपसे संध्या मैडम बात कर रहे थे कि दिशाविहीनता है, समाज में असुरक्षा है, निराशा, भय, अवसाद, इस तरह की प्रवृत्तियां घर कर रही हैं। आज की ये विचार गोष्ठी अवश्य ही हमें दिशा निर्देश देगी और हमारी विरासत, संस्कृति और परंपरा से पनपी जो सोच है उसे पुनः उद्वेलित करने का पुनीत कार्य करेगी। समाज को संवारने, सजाने और निखारने का जो ये कार्य कटिबद्ध हैं, जिसके लिए ये हमारी विद्वत मंडली हिंदी साहित्य में निहित मानवीय मूल्यों और आधुनिक तकनीक का उपयोग में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस संगोष्ठी में समाज के हर क्षेत्र से, चाहे वो शिक्षा हो या समाज सेवा हो, हर प्रांत से भारत के और इवन विदेशों से जुड़ने वाले कम से कम 1036 प्रतिभागियों ने इसमें हमारे रजिस्ट्रेशन कराया है। बहुत बहुत स्वागत है उनका, बहुत बहुत अभिनंदन है मेरी इस विद्वत मंडली का। अवश्य ही हम किसी न किसी एक छोर तक पहुंचेंगे और अपने पुरानी समृद्धियों को, अपने स्वर्णिम इतिहास को यहाँ गढ़ेंगे, मेरा आशा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अनुपमा जी। अब मैं बीज वक्ता के रूप में डॉक्टर नूतन पांडे जी का परिचय आपसे करवाती हूँ। आज के बीज वक्तव्य के लिए हमारे बीच राष्ट्रीय मानव सेवा सम्मान विद्यापति कोकिला सर्जना पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर नूतन पांडे जी, आपका इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर नूतन पांडे जी, यदि हम देखें, नमस्कार जी। डॉक्टर नूतन पांडे जी 3 विषयों में एमए हैं, हिंदी, भाषा विज्ञान, रूसी भाषा एवं साहित्य। इसके साथ साथ संप्रति केंद्रीय हिंदी निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपको विभिन्न सभाओं तथा आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा। आप अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी करती रहती हैं। आपका अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, रूसी, बांग्ला भाषाओं पर पूर्ण अधिकार है। भारतीय उच्चायोग मॉरिशस में द्वितीय सचिव के रूप में 2014 से 2019 तक आपकी नियुक्ति रही। अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें विशेष रूप से मैंने जो देखी हैं, मॉरिशसीय हिंदी नाट्य साहित्य और सोमदत्त बखोरी, हमने पिछला जो सेमिनार किया था उसमें मैडम ने उसके विषय में बहुत कुछ बताया हमें। मॉरिशस नींव से निर्माण तक, काव्य सृजन आदि बहुत ही पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं अधिक समय ना लेती हुई
नूतन जी को सुनना चाहूंगी। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह हम नूतन जी से उनके ज्ञान से और उनके भाव विचार से जो है परिचित हो सकें। तो इसी के साथ मैं अभिनंदन करती हुई, उनका स्वागत करती हुई उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर नूतन पांडे जी। धन्यवाद संध्या जी, आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं आर्य महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा आर्या जी को नमस्कार करती हूँ। देश विदेश से सभी जो विद्वान हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और सभी का भी मैं सम्मान करती हूँ और नमस्कार करती हूँ, जो हमारे साथ आज विभिन्न देश के विभिन्न भागों से, बाहर से भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से। उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मंच दिया जिसके माध्यम से मैं आप सब लोगों से जुड़ी और अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करूंगी। आज जो आपने विषय रखा है उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये विषय हमारा जो कोविड के संदर्भ में सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है, तो जीवन का हर क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है और ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। और एक छोटे से वायरस ने संपूर्ण जगत को इतना विवश कर रखा है कि हम खुली हवा में खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं, एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत अजीब सी स्थिति हो चुकी है और इससे हम लोग और सामना कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। डिस्टर्बेंस आ रहे हैं कहीं से। ठीक है, मैं बात करती हूँ। जो इस वक्त समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने कोविड के कारण, तो उस साहित्य, संस्कृति और तकनीक के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या सुधार चाहिए, क्या हमें करना चाहिए जिससे हम इस समस्या का सामना ताकत से कर सके और इस महामारी से उबर सके। यही मुझे लगता है आज के विषय की हमारी सबसे बड़ी खासियत है। और हम जो देख रहे हैं कि जो आज ये वैश्विक महामारी है, उस समय में दो चीजों ने हमारा मानव जाति का सबसे बहुत काम की सिद्ध हुई है, उपयोगी हुई है। और उसमें है हमारा सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है सोशल मैसेजिंग। 2 गज की दूरी, जैसा कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी सबसे जरूरी है, तो इस 2 गज की दूरी ने इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए कवच बनकर हमारी रक्षा की है और कर रही है। वही अवसाद भरे माहौल में खुद को नकारात्मकता और निराशा से बचने के लिए सोशल मैसेजिंग भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अभी कुछ महीनों पहले ही हम लोग कहीं भी बेरोक आ सकते थे, जा रहे थे, शादी ब्याह, उत्सव, मरण, सब में एक साथ खड़े हो रहे थे, दिख रहे थे। लेकिन देखते देखते कोरोना के भय ने हमें इतना विवश कर दिया कि हम चाहते हुए भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हर कोई जो समस्या समाज के सामने खड़ी होती है, तो समाज भी बड़ी कुशलता से, बड़ी बखूबी से अपनी इस समस्या के समाधान करने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेता है। और कोरोना से उत्पन्न परिणामों का सामना करने के लिए भी हमारी मनुष्य बुद्धि ने एक तरकीब सोची और वह तरकीब थी आधुनिक तकनीक को अपने निकट लाना। तकनीक से मनुष्य की इस करीबी को हम व्यापक अर्थों में डिजिटल संपर्क भी कह सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन कोलैबोरेशन, डिजिटल मनोरंजन, आभासी बैठकें, डिजिटल कारोबार और आभासी शिक्षा आदि जुड़े हुए हैं। इन सबको हम इसमें समेट सकते हैं। अभी नीलसन और बाग में पिछले महीने 2 इंटरनेट रेटिंग संस्थाएं हैं, इन्होंने एक सर्वे किया जिसने बताया कि भारत में पिछले महीनों में कोरोना के दौरान ही इंटरनेट का उपयोग 55% पहुंच गया है और गांवों में इसकी पहुंच रिकॉर्ड 34% हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सभी लोग इस समय में तकनीकी से जुड़ रहे हैं और अपने, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, शिक्षा हो, साहित्य हो या फिर हमारा सामाजिक जीवन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हम तकनीकी से जुड़े हुए हैं। तो ये
तकनीक का जो हमारा बढ़ता प्रयोग है देख रहे हैं जिसको हम, तो न केवल हमारी सामाजिकता को बनाए रख रहा है, बल्कि हमें अनजान, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा एक ऐसा अनजान शत्रु है जिसे हम देख भी नहीं पा रहे, तो अनजान और बहुत ही ताकतवर शत्रु से लड़ने के लिए हमें मानसिक रूप से मजबूर भी कर रही है तकनीक। तो इसके लिए हमें तकनीक को धन्यवाद देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस मुश्किल बड़ी घड़ी में यदि हमारे पास तकनीक ही नहीं होती, विशेषकर इंटरनेट, क्लाउड की ताकत नहीं होती, या हमें उसका बेहतर उपयोग करने की सामर्थ्य नहीं होती, तो इस महामारी से निपटना निजी और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर जितना चुनौतीपूर्ण और मुश्किल भरा आज है, उससे कहीं गुना ज्यादा होता। अभी हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो तकनीक से बहुत लोग ऐसे थे जो तकनीक से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये तकनीक है जो हमारी वो जीवन की बुनियादी शर्त बन चुका है। अब हम देख रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में जो परंपरागत माध्यम है वो धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। समाज के साथ साथ साहित्य और शिक्षा का हर पक्ष अपने नए जमाने की नई तकनीक के अनुसार बदल रहा है। इस डिजिटल दुनिया ने लोकल से ग्लोबल तक इंसान की विचार क्षमता, कार्य क्षमता और कार्य पद्धति को पूरी तरह बदल दिया है। वैश्विक महामारी के इस समय में हमारे साहित्य को अभिव्यक्त करने के तरीकों में भी आमूल परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन हम कह सकते हैं कि बड़े व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से हमारे सामने आ रहा है। कोरोना वायरस के कारण एक समय ऐसा आया जब विवशता में लोग सब एकांत में वास कर रहे थे, तो इस एकांतिकता को दूर करने के लिए लोगों ने एक साधन निकाला। वे किताबों और साहित्य से ऑनलाइन जुड़ने लगे, और देखते ही देखते ऑनलाइन किताबों का लॉकडाउन से एक अघोषित सा रिश्ता जुड़ गया। लोगों ने साहित्य की किताबें पढ़ना सुनना ही नहीं शुरू किया, बल्कि उन्हें जी भर कर, एक तरह से जो हम बोलते हैं, उन्हें जी भर कर जीने लगे। आज लेखन में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति अपने विचारों को इस मंच पर साझा कर रहे हैं, दूसरे लेखकों की पोस्ट को रुचि लेकर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ उन पर अपने विचारों को भी रख रहे हैं, जो शायद मुझे लगता है कि किसी मंच पर पहले से उपलब्ध नहीं था। इस तरह के प्रयोगों से साहित्यिक सीमाओं का एक दायरा खुल गया हमारे सामने, और जिस कारण सभी को अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करने का समय और अवसर दोनों ही मिला। पहले समय होता था, कई बार अवसर नहीं होते थे, लेकिन आज समय भी है और अवसर भी हमारे पास है। इस वजह से साहित्यिक शैलियों में नए नए प्रयोग भी देखने को मिले, और ये सब आम जन की अभिव्यक्ति की ताकत को तकनीक के सहारे रचनात्मक ढंग से करने की जो हमारी मुहिम थी, उसी से मुमकिन हो सका। इस तरह इंटरनेट पाठकों को और श्रोताओं दोनों को मुफ्त खबरें देता है, जो तरफा साझेदारी के तमाम इंटरैक्टिव मंच दे रहा है, और तालाबंदी के इस उब भरे माहौल में विभिन्न शिक्षा संस्थानों, साहित्यिक मंचों, न्यूज चैनलों और प्रकाशन समूहों ने लोगों की रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों को उपयोग किया है। वे काव्य सम्मेलन कर रहे हैं, कविताओं की पुनर्पाठ कर रहे हैं, साहित्य पर एक तरह से बदकही का एक अनवरत सा सिलसिला शुरू हो गया है। और इस संवाद की सबसे अच्छी बड़ी बात यह है मेरे हिसाब से कि जो तार है हमारे संवाद में, वो दोनों सूत्रों से बंधे हुए हैं। यानी सामने वाला जो हमारा कोई फेवरेट साहित्यकार है, उसको ना हम केवल देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, अपने विचार भी उसके सामने रख सकते हैं। जब हम प्राचीन परिदृश्य में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि साहित्य की सबसे बड़ी खूबियत ये होती है कि वो मानवीय चेतना और मानव कल्याण से जोड़ा जाता रहा है। किसी भी साहित्यिक कृति का कालजयी होना भी इस बात पर ही निर्भर करता है कि वह मानवीय संवेदना को अपने में कितनी गहराई से अभिव्यक्त कर पाती है। फिर चाहे वियोगी होगा पहला कवि जिसकी आह से सबसे पहला गान उपजा होगा, या फिर क्रौंच युगल की पीड़ा देखकर मरा मरा जपने वाले वाल्मीकि, जिनके मुख से करुणा के वशीभूत होकर सहसा अनुष्टुप छंद फूट पड़ा होगा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम अगमय शाश्वती समा यत क्रौंच मृतनाद एकम वदि काम मोहितम। इस जो हमारी मानवीय संवेदना को अपने में जीने के कारण ही मुझे लगता है कि कोई कवि या कोई लेखक महानता की उपाधि पा सकता है। कबीर, तुलसी, जयती शरण गुप्त, मुक्ति घोष, अगे, आज के शमशेर इसीलिए बड़े हैं और हमेशा वो रहेंगे, क्योंकि उनकी कविताएं
हमारी अधूरी मानवीयता को पूरा करने की एक खास सी क्षमता रखती है। उनमें बैठकर हमारी अपनी निजी और सामूहिक दोनों ही किस्म की मानवीयताएं एक अंश तक पूरी हो पाती है। और इससे ये नतीजा निकलता है कि हमें साहित्य इसीलिए ही चाहिए होता है कि वह हमारी मानवीयता का एक जरूरी आयाम हो, और ऐसी मानवीयता जो हमारे आत्म और हमारी सामूहिकता दोनों को एक साथ झंझट कर सके और उसको सत्यापित कर सके। साहित्य का इतिहास इस बात का गवाह है कि संकट और दुख, जैसा हम मानते हैं कि संकट आता है तो हम कुछ अलग हटके सोचते हैं, दुख आता है तो हम कुछ अलग तरीके से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, तो उसी तरह ही साहित्य की भी इस तरह की खासियत रही है कि जब दुनिया में कुछ दुख आते हैं, कुछ संकट आते हैं, तो कुछ हटकर कुछ बड़ा रख कर सामने सोचा जाता है। और जब हम कोरोना के भयावह समय में लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो हम सबकी जिंदगियां कहीं ना कहीं चिटक गई हैं। ऐसे में ये सोचना बहुत स्वाभाविक सा लगता है कि आप सबके दिमाग में भी ये विचार आता होगा कि कोरोना काल के महासंकट में साहित्य में क्या कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो वर्षों हमारी स्मृतियों में सहेज कर रखा जा सकेगा। ये सोचने की बात है, और हम सबको, मुझे लगता है बुद्धिजीवियों को इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हमारे पास छपे हुए शब्द तो है नहीं, प्रकाशक कुछ छापने की स्थिति में है नहीं। अब जब सब कुछ बंद है, तो सोशल मीडिया अकेला ऐसा माध्यम है जो हम इसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं। तो जब हम सोशल मीडिया में बात करते हैं साहित्य की, तो देख रहे हैं कि रोज लाखों हजारों पृष्ठ छप रहे हैं उसका, लोग अपनी भावनाओं को इसका इजहार कर रहे हैं। यदि हम इन सबको खंगालेंगे, सब पृष्ठों को देखेंगे, तो उनके देखते हैं जो हमारी अधिकांश कविताएं हैं, कहानियां हैं, चित्र हैं, कार्टून है, उसमें जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनकी उदासी के चित्र हैं, उनकी उदासियों के बिंब है, जिसमें भूख से बेहाल अपने दुर्मुह बच्चों के साथ शहरों की निर्मम सड़कों पर चल रहा मजदूर परिवार दिखाया जाता है, जिसके दिल में मीलों पैदल चलकर किसी भी अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद है। ऐसे बहुत सारे चित्र, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हमें द्रवित करती हैं, वो हमारे साहित्य में कहानी कविताओं के माध्यम से हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन जब हम विचार करते हैं इस बात पर, तो हम सोचते हैं कि क्या ये समय के अनुकूल कहानियां रची जा रही हैं? क्या ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि हो सकता है इसमें से कुछ प्रतिशत राजनीति के कारण भी लिखा जा रहा हो, तात्कालिकता के दबाव में भी लिखा जा रहा हो, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संवेदना के स्तर पर उतरे इन जो हमारे बिंब उतर रहे हैं, उनमें कुछ बड़ा अनुभव करने की, कुछ अनुभव बड़ा लिखने की सामर्थ्य है। टीवी और अखबारों की सुर्खियां बने इन मंजरों को देखकर मुझे बरबस इराद में पैदा सभी हका याद हो जाती है, जब वो अपनी कविता शहतूत में कहते हैं कि क्या आपने कभी शहतूत देखा है। देखिएगा मानवीयता का कितना सुंदर बिंब उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है कि क्या आपने कभी शहतूत देखा है, जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रंग का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरकर शहतूत बनते हुए। तो ये जो हमारी भावनाएं हैं मजदूरों के प्रति, वो लोग आजकल व्यक्त कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो साहित्य और कलाएं हैं वो निश्चित ही मनुष्य की पीड़ा, दुख और चिंता से ही उपजती हैं। इसलिए अपने समाज और समय में रहकर ये कविताएं, ये साहित्य जो लिखा जा रहा है, वो चिंता से खुद को दूर नहीं कर सकता। आज के संदर्भ में हम देखें तो कथ्य के रूप में साहित्य में कोरोना का प्रवेश पूरी तरह से हो चुका है। रचनाकारों ने मनुष्य जाति के समक्ष उपस्थित इस महासंकट को अपने अपने स्तर पर संवेदनशीलता और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। आज के कोरोना समय में विश्व भर की लेखक बिरादरी ऑनलाइन हो चुकी है। साहित्यकार सोशल मीडिया के जरिए खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे सब लोग की कोरोना डायरी, लॉकडाउन डायरी, इन सब की बहुत चर्चा हो रही है। तो किसी ना किसी तरह से हम अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। कुछ लोग ट्विटर से साझा कर रहे हैं,
कोई बिना हला किए कर रहा है तो चुपचाप कर रहा है, कोई प्रायोजित तरीके से कर रहा है। तो ये एक जो एक बाढ़ सी आ गई है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपनी अपनी अभिव्यक्तियों की। ये अभिव्यक्तियों के तरीका है जो मुझे इस संबंध में कुछ एक दो बिंदु मैं उठाना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस पे ये भी आरोप लग रहा है कि ये जो साहित्य लिखा जा रहा है, साहित्य जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, उसमें एक तो सभी की लाइमलाइट में आने की एक व्यग्रता सी दिखाई पड़ रही है, एक हड़बड़ी सी है और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी दिख रही है। तो हो सकता है, ये बात भी सही है कि जो सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है वो कुछ समय बाद यदि कोरोना थमने के बाद उसका मूल्यांकन साहित्य के मानदंडों पर किया जाए तो हो सकता है वो खराब ना उतरे, लेकिन हमें इस बात को तो मानना ही चाहिए कि इन सब के बीच से ऐसी रचनाएं अवश्य आएंगी जो भविष्य में संघर्ष, यातना और संशय के घटाटोप से भरे इस भयावह जटिलता वाले समय की सबसे प्रखर और संवेदनापूर्ण दस्तावेज कहलाई जा सकेंगी। और हो सकता है कुछ ऐसी सामान्य स्तर की रचनाएं भी हों उनमें से, लेकिन उनकी रचना धर्मिता पर तो इससे प्रश्न चिन्ह कतई नहीं लगाया जा सकता इस बात से। और मेरी समझ में तो यह है कि विचारों का संप्रेषण करने का तरीका सबसे बढ़िया इससे क्या हो सकता है कि हम दूर कहीं अनजान जगह बैठे हैं, मोबाइल पे लिख रहे हैं और 1 मिनट के अंदर ही वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि इस दौर में साहित्य और सोशल मीडिया के गठजोड़ की जो सबसे बड़ी सफलता है वो यही कही जा सकती है कि जहाँ कोरोना का निराशावाद था उसको दूर करने में साहित्य के माध्यम से तकनीक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अक्सर मैं अपनी बात को थोड़ा सा कुछ और अलग दिशा में भी ले जाना चाह रही हूँ कि मैंने जो देखा पिछले वर्षों में, पिछले दशकों में, पिछली शताब्दियों में कई बार महामारी का प्रकोप हमारे विश्व पर हुआ, तो उस दौरान भी साहित्य की अनेक विधाओं पर लोगों ने लिखा। उन जो महामारी पर किताबें लिखी गई उनको पढ़ने की मांग भी इन दिनों में खूब बढ़ी है। लोग उन पर पढ़ना चाह रहे हैं और उनको पढ़कर ये सीखना चाह रहे हैं कि किस तरह से प्राचीन काल में महामारी से लोग उबरे थे। तो एक तरह से उस साधनों का उपयोग करना चाह रहे हैं और उनसे कोई ना कोई सहायता लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ये महामारी है उसका सबसे खासियत ये होती है कि इसमें एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है मानव निर्मित नहीं होती है। उसका कोई दुश्मन नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, इसमें महामारी के लिए कोई भी भेद नहीं होता। हर व्यक्ति के पास जिंदा रहने या मरने के बराबर के अवसर होते हैं। तो इस तरह से एक समाजवादी स्थिति पैदा हो जाती है महामारी में। तो ये एक तरह से अच्छी भी है और हमें मानसिक रूप से हमें तैयार करती है कि हम इस महामारी से किस तरह से बाहर आए। पुराने जमाने में भी कई कृतियां लिखी गई जो महामारी के समय की वास्तविकताओं को दर्शाती है। मैं 1-2 कृतियों का उल्लेख करना चाहूंगी। ब्रिटिश लेखक डैनियल डेफो हुए हैं जिन्होंने अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर किताब लिखी है। इसमें इन्होंने 1665 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में जो प्लेग की बीमारी फैली थी, महामारी फैली थी, उसका विस्तार से वर्णन किया है। जब हम उस किताब को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किताब में जो चित्रण किया गया है महामारी का, वो कोरोना वायरस के प्रकोप से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसी प्रकार अल्बर्ट कामू है, उन्होंने अपनी किताब द प्लेग में अल्जीरिया के ओरा शहर में आई प्लेग की महामारी का वर्णन किया है। अपनी इस किताब के माध्यम से मैं एक कोट उद्धृत करना चाहूंगी उनका। अपनी इस किताब के प्रमुख किरदार डॉक्टर बर्नार्ड के उन्होंने मुख से इस महामारी का एक चित्र खींचा है जो आप सबको सुनकर लगेगा कि ये हमारी इस कोरोना वायरस की जो वैश्विक महामारी फैल रही है उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मौत किस पल मेरा इंतजार कर रही है। डॉक्टर कह रहा है मुझे पता नहीं कि मौत किस पल मेरा इंतजार कर रही है और आखिर में मेरा क्या होगा। अभी तो मैं बस यही जानता हूँ कि लोग बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। वो आगे कहते हैं कि अब जो सभी लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन्हें अब पता चल गया होगा
कि किसी भी मुश्किल दौर में सबसे अधिक जरूरी है इंसान से प्यार करना। तो मुझे लगता है ये हमारी साहित्य की सबसे बड़ी खूबी है, हम जिससे जुड़ते हैं कि साहित्य मानवीय संवेदना और इंसान का के साथ इंसान का मैत्री भाव। तो किसी भी दौर में हो, ये साहित्य का जो खासियत है वो कभी भी कम नहीं होती। हम सब ने पढ़ा होगा, जो अभी पूरे 100 साल पहले हमारे देश में और विश्व भर में एक स्वाइन फ्लू की विभीषिका आई थी, जिसमें 1918 से 1920 के दौरान में स्वाइन फ्लू की महामारी फैली थी। इसे मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स भी कहा गया था। तो जो वैज्ञानिक और इतिहासकार थे, उनका मानना था कि इस बीमारी की वजह से केवल 2 साल में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त स्थितियां ऐसी थी कि पहला विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, लेकिन इस महामारी से मरने वालों की तादाद उस विश्व युद्ध से कहीं गुना थी। और लोगों का कहना था कि लगभग विश्व की 1/3 जनसंख्या इस महामारी से खत्म हो गई थी। तो ये महामारी थी, उसने लोगों को सीख दी एक तरह से, और सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक संरचना को बदलने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस वक्त जो जनसंख्या मरी थी, उसमें पुरुषों की तुलना महिलाओं के प्रतिशत से बहुत अधिक थी। तो महिलाएं ज्यादा जीवित रही समाज में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुष की तुलना में 21% बढ़ गई। तो ये अचानक से परिवर्तन केवल स्वाइन फ्लू के कारण ही आया था। और तो और अमेरिकी कांग्रेस ने इस महामारी की वजह से अपने संविधान में संशोधन भी किया था 19वां, जिसके जरिए महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो इसके साथ ही साथ कई सारे देशों ने इस महामारी, पहले तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने सामना किया तो उनको अपनी सामाजिक व्यवस्था में, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी कमियां पता चली। तो उन लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालयों की स्थापना की। बहुत सारे देशों में उस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए उन लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना की। तो मैं बताना चाहती हूँ, विश्लेषित करना चाहती हूँ कि इस महामारी के कारण सामाजिक व्यवस्था में भी और राजनीतिक व्यवस्था में भी बहुत सारे परिणाम हमारे सामने, बेहतर परिणाम सामने आए थे। हम निराला जी की बात करते हैं, जब अपने देश में स्वाइन फ्लू हुआ था तो सभी ने उनकी सरोज स्मृति किताब पढ़ी होगी। कुल्ली भाट उन्होंने 1918 में लिखी थी। उसमें उसी स्वाइन फ्लू से कोई मौतों का जिक्र किया था, जिसमें उनकी पत्नी, 1 साल की बेटी और परिवार के कई सदस्य और रिश्तेदारों की जान चली गई थी। तो निराला जी ने उस वक्त अपनी कुल्ली भाट में लिखा था कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाती हैं, और जहां तक देखते हैं नजर जाती है, गंगा के पानी में इंसानी लाशें दिखाई पड़ती हैं। उस बीमारी ने हिमालय के पहाड़ों से लेकर बंगाल के मैदानों तक सबको अपनी चपेट में ले लिया था। बेटी की याद में रचित उन्होंने जो सरोज स्मृति लिखी, वो हिंदी साहित्य की एक मानवीय धरोहर है। और इस कविता में उन्होंने अपने शोक के साथ साथ समाज के प्रति आक्रोश और व्यंग्य भी प्रकट किया है। उन्होंने, और मुझे लगता है रामविलास शर्मा ही है वो, उन्होंने, रामविलास शर्मा जी ने उनकी तुलना विलियम शेक्सपियर के किंग लियर से करते हुए लिखा था कि हिंदी में ही नहीं, अंग्रेजी में भी ऐसे शोक गीत दुर्लभ है। तो ये मैं कहना इन सब के लिए, इन सबको उदाहरण इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि मैं कह रही हूँ कि महामारियां है, कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जब हम करने के लिए विवश होते हैं, अपने को असहाय समझते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे द्वार बन जाते हैं। तो साहित्य भी हमें ऐसा ही एक नए द्वार के समीप ले जाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर बहुत सारे नए नए आयाम खोले जा सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि साहित्य की, तो मुझे लगता है कि ये जो महामारियों के कथानक पर केंद्रित अतीत की साहित्यिक रचनाएं हैं, वो आज के संकटों की भी शिनाख्त करती हैं। ये हमें मनुष्य की जिजीविषा को याद दिलाने के साथ साथ नैतिक मूल्यों के ह्रास और मनुष्य के अहंकार, अन्याय और नश्वरता को भी आगाह कराती है। इतिहास गवाह है कि समय समय में चाहे कला हो, संगीत हो, साहित्य हो, तमाम रचनाओं ने महामारियों की भयावहता को चित्रित करने के अलावा
अपने समय की विसंगतियों, गड़बड़ियों और सामाजिक द्वंद्वों को रेखांकित किया। ये रचनाएं सांत्वना, धैर्य और साहस का स्रोत बनी हैं और दुखों और सरोकारों को साझा करने वाला एक जरिया और अपने समय का मानवीय दस्तावेज भी कही जा सकती है। और मुझे लगता है कि साहित्यकार भी अपनी इस भूमिका को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस विकटता से लड़ने के लिए जहाँ पर दवाइयों की जरूरत है, उससे ज्यादा नकारात्मकता और मानसिक बीमारियों से सुरक्षित रखने और मजबूत बनाने के लिए अच्छे साहित्य की भी जरूरत है। और साहित्यकार इस तरह से न केवल हम सबको दुनिया भर से जोड़ रहे हैं, बल्कि खुद के अंदर झांकने का भी एहसास करा रहे हैं। और सकारात्मक ऊर्जा के संचार में ये साहित्य बहुत सहायक है और इसकी सबसे ज्यादा आज के समय में बहुत सबसे ज्यादा जरूरत भी है। तो जब हम साहित्य की बात करते हैं कि साहित्य अपनी भूमिका निभा रहा है, उसी तरह से जब कोविड के संदर्भ में बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति को भी हम भूल नहीं सकते। भारतीय संस्कृति भी के विविध पक्षों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कोविड के संदर्भ में हमारी संस्कृति कितना उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण एक अलग और अद्भुत कही जा सकती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने, हमारे भारतीय मनीषियों ने एक स्वस्थ दिनचर्या के पालन पर बल दिया था। ये बात भी सही है कि पाश्चात्य जीवन शैली और भौतिक सुख सुविधाओं के चलते हम लोग इन उपयोगी परंपराओं से दूर होते गए और कोरोना वायरस ने भारत में नहीं पूरे विश्व की भारतीय जीवन पद्धति का अनुकरण करने की सीख दी। आज हम जब राष्ट्राध्यक्षों की बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, इजराइल के हों, आयरलैंड के हों, सभी लोग भारतीय संस्कृति की अभिवादन शैली को अपनाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे बेहतर कोरोना वायरस से लड़ना है तो अभिवादन शैली को अपनाना चाहिए। इसी तरह से योगा है हमारा, जो हमारे आयुर्वेद है, हमारी रहन सहन है, खान पान है, विभिन्न नियम प्राणायाम प्रत्याहार जिनको हम कहते हैं, उन सबको यदि हम अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से निपटने में हमें बहुत मानसिक संबल मिलेगा। जो एक और उल्लेखनीय बात इस संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम बात करते हैं मनुष्य की और प्रकृति की, तो भारतीय मनीषियों ने, भारतीय मेधाओं ने हमेशा प्रकृति और मनुष्य की सीमाओं का निर्धारण कर दिया था कि आपकी सीमा इतनी है, आप इससे बाहर नहीं जाइएगा। और इस नियम का और मर्यादा का पालन करने का उन्होंने एक उपदेश भी दिया था, जिसके द्वारा ज्ञान, जो हमारा प्राप्त ज्ञान है और कौशल है, वो व्यक्ति केंद्रित न होकर समस्त सृष्टि के लिए, मानवता के लिए हो। उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी थी कि यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, उसके संसाधनों का उपयोग करने की बजाय उसका दोहन करेंगे, तो निश्चित ही इसके दुखद परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। और वही हम देख भी रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी अपने सिद्धांतों में इस बात को बहुत महत्व दिया था कि वो हमेशा कहते थे कि भारत अपने मूल रूप में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। तो हम लोगों ने इस थोड़ा सा विचलित देखे जा रहे हैं इस समय में। हमारी संस्कृति जो अपरिग्रह की बात करती थी, मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संवेदनशीलता को बनाए रखने की बात करती थी, प्रकृति की पूजा करने की बात करती थी, वो उन सब तत्वों में, उन सब नियमों में हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढील दे दी है। हम शुरू से ही कहते आते, हमारा साहित्य कहता आ रहा है कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सारे तत्व हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण निश्चय ही प्रकृति से संबंधित है और प्रकृति का सीधा संबंध हमारी संस्कृति से रहता है। तो इतिहास तो हमें हमेशा सचेत करता आया कि विकास भी उतना ही करें जिससे प्रकृति का दोहन हो, विनाश ना हो। ऐसा विकास करें जिससे जीवन की प्रत्याशा बढ़े, अन्यथा किसी भी प्रकार का विकास विनाश की श्रेणी में आ जाएगा। वो कहते हैं कि वीणा का तार उतना ही खींचिए जिससे उसमें मधुर ध्वनि निकल सके। यदि आप ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। तो विकास यदि हम करना चाहते हैं पाश्चात्य शैली का, पाश्चात्य जीवन का अनुकरण करते हुए, तो विकास के तार को भी उतना ही कसिए जितना जरूरत हो, अन्यथा विकास के चक्कर में विकास का तार टूट जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो कोरोना वायरस ने मनुष्य के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसके सामने वो बहुत सारे ऐसे अनगिनत सवाल खड़े कर दिए हैं
जिनका जवाब हमें खुद से भी ढूंढना है, अपने आसपास के वातावरण से भी ढूंढना है। हम खुद से गहराई से विचार विमर्श करें और देखें कि क्या कहीं हमसे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी भूलें हो रही हैं जिसका परिणाम प्रकृति हमें इस तरह से मूक रहकर दे रही है, इस तरह से विरोध करके दे रही है। तो हमें खुद की समीक्षा करनी है और मुझे लगता है कि जो हमारा पूरा विश्व है, पूरी विश्व जाति है, विश्व की जाति है, विश्व के सभी देश हैं, वो कोरोना को पराजित करने के इस क्रम में आपस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाएंगे, मानव प्रकृति के संबंधों में सुधार हेतु खुले दिल से बात करेंगे और बात ही नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझने के लिए भी तैयार है। मैं अपनी बात महात्मा गांधी जी की इस बात के साथ समाप्त करना चाहती हूँ कि यदि हमें प्रगति करनी है तो हमें पुरखों की धरोहर को आगे बढ़ाना है और नए आविष्कार और खोज हम अवश्य करें, मगर आध्यात्मिक पक्ष को कदापि ना भूलें। तो मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी का संदेश है वो हमें आज के संदर्भ में इस महामारी से आगे निकलने, उससे उभरने और समाज को फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए जिस राह पे ले जाएगा, वो मुझे लगता है वो समय शीघ्र आएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये छोटा सा वायरस है वो जल्दी से अपनी सृष्टि को उसे मुक्त करें और अपनी जो उनकी इस सृष्टि की सबसे सुंदर मनुष्य जाति है उसको इस तरह की बुद्धि दें कि वो अपने बुद्धि दें और इस तरह का आचरण करने की सामर्थ्य दें कि वो शीघ्र ही इस वायरस से न केवल उबर पाए बल्कि एक सामान्य जीवन जिए और पुनः सामाजिक समरसता का माहौल हमारे संसार में व्याप्त हो। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नूतन जी, आपने बड़े सहज शब्दों में कोविड-19, हिंदी साहित्य, संस्कृति सबको इतने सुंदर ढंग से समेटा और सोचने के लिए विवश किया, इतने सुंदर विचारों से अवगत कराया कि किस तरह से साहित्य अपनी सकारात्मक भूमिका आज की विषम परिस्थितियों में निभा रहा है, निर्वाह कर रहा है। आगे आने वाला जो साहित्य लिखा जाएगा वो आज के इतिहास, जो आज की परिस्थितियां हैं, इतिहास रूप में हम साहित्य में ही प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जब किन्हीं राजनीतिज्ञों के द्वारा इतिहास लिखा जाता है उसमें बहुत कुछ चीजें छिप जाती हैं, लेकिन साहित्य के द्वारा जो इतिहास लिखा जाता है वो स्पष्ट रूप से यथार्थ को सदैव व्यक्त करता रहता है। नूतन जी, आपने इतने सहजता से, मैं देख रही थी बहुत सारे चैट बॉक्स में आपके लिए बड़े सुंदर सुंदर, बड़े अच्छे अच्छे जो है वक्तव्य लिखे हुए आ रहे थे। सब लोग आपका बहुत ही प्रभावशाली व्याख्यान सुनकर आत्मविभोर हो रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद नूतन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, आपने मुझे इस सार्थक और उपयोगी बातचीत में जोड़ा और अपने विचार साझा करने का। नूतन जी, आपके आने से महाविद्यालय गौरवान्वित अनुभव कर रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो हमारे आज के मुख्य वक्ता के रूप में हैं सुधांशु कुमार शुक्ला जी, उनके विषय में कहूंगी। सुधांशु जी, आपका इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और उसके पश्चात संप्रति वर्सा विश्वविद्यालय पोलैंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 25 वर्षों से आप अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं और 25 से भी ऊपर आप पुस्तकें लिख चुके हैं जो आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। असंख्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में शोध पत्र और आलेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। कितने ही विद्यार्थी आपके साथ पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके हैं। 20 के लगभग आपकी आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज भी आप निरंतर समाचार पत्रों में अनेक आलेख निरंतर और पुस्तकों में लेख और आपकी स्वयं की अपनी पुस्तकें निरंतर प्रकाशित हो रही हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। निरंतर आप हिंदी की इतनी सेवा कर रहे हैं। इसके साथ ही सुधांशु कुमार शुक्ला जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मंच पर
आपके व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला जी। सबको करबद्ध प्रणाम करता हूं और इस महाविद्यालय की पावन धरती पर मुझे 7000 किलोमीटर की दूरी से बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। कामराज जी सामने हैं मेरे बैठे, मैं देख रहा हूं उन्हें, पांडे जी हैं और नूतन जी और जो भी लोग आए सबका बहुत तहे दिल से आभार। मैं बार बार पानी पी रहा था कि नूतन जी ने सब कुछ बोल दिया, मैं बोलूंगा क्या और फिर पानी पीकर बोलूंगा। नूतन जी ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, बोलने के लिए रह ही नहीं गया। मेरे को सोचना पड़ रहा है बोला तो बोला क्या जाए, इतना अच्छा वक्तव्य। नूतन जी आपको तहे दिल से आभार। मैं कुछ उल्टा हूं, मैं शुरुआत जहां से इन्होंने की थी वहां से नहीं, मैं उल्टा तरफ से करूंगा जहां पर इन्होंने शुरुआत की संस्कृति से, कि संस्कृति है क्या, संस्कृति कहते किसे हैं। संस्कृति का अर्थ जो होता है वो सम्यक, संप्रकृति, सम्यक पूर्ण रूप से किया गया आचरण संस्कृति कहलाया जाता है। और संस्कृति के लिए इसीलिए कहा गया था, संस्कृति का जो संबंध होता है वो अंतर मन से होता है। संस्कृति एक भाव है, एक चेतना है, एक विचार है। जिस तरह से आत्मा कभी मरती नहीं है, वैसे संस्कृति अजर अमर है। और भारत की जो पावन धरती है, इस पावन धरती के ऊपर कहते हैं ऋषि मुनियों की पावन स्थली है, देवता ईश्वर भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इस पावन धरती पर जो मानवीय मूल्य बनाए गए ऋषियों मुनियों ने, वो केवल भारत के लोगों के लिए नहीं बनाए गए, विश्व के प्राणी मात्र के लिए बनाए गए। इसीलिए हमारी संस्कृति का मूल आधार है उदार चरिता नाम ही वसुदेव कुटुंबकम। इसीलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब सबके लिए हम जीते हैं, सबके लिए करते हैं, तो ऐसी संस्कृति बहुत ही विराट है। इसीलिए कहते हैं भारतीय संस्कृति जो है वो भारत की है, भारतीय एक विशेषण के रूप में है। सांस्कृतिक संस्कृति सांस्कृतिक विशेषण है। तो भारतीयों की ये जो विशेषता है, ये भारतीय संस्कृति हर क्षेत्र के अंदर अपना एक अद्भुत विराट रूप लिए हुए। जब हम कहते हैं कि विदेशों के अंदर ये संस्कृति कैसे फूल रही है, तो वो भारतीयों के द्वारा पहुंचती है। संस्कृति का अर्थ ही है आचरण। संस्कृति का मूल आधार है आचरण। जो हमने साहित्य में पढ़ा उसका आचरण में हम कितना ले आते हैं, जब आचरण में ले आते हैं वो संस्कृति तब फलती फूलती है। इसीलिए कहा गया कि विवेकानंद जी जब शिकागो गए तो उनके एक भाषण ने गर्व से कहो भारतीय हो, गर्व से कहो हम आर्य महिलाएं हैं, गर्व से कहो हम सावित्री हैं, गर्व से कहो हम सीता हैं। उनके इस भाषण ने, इस व्याख्यान ने विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति का परचम फहराया। आज वही एक वो नरेंद्र नाथ जी थे और आज एक दूसरे नरेंद्र नाथ जी हैं जो वो क्या कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास है। कोरोना के अंदर पूरा विश्व घुटने के बल बैठ गया है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तभी भी अपने यहाँ हो ना हो हम 30 देशों के लिए दवा भेजने के लिए बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार ही क्या है कि साथ, और हम तो यही कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और हरि भी भूखा ना जाए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तुलसीदास जी ने फौरन ये रामचरितमानस में कहा, मम माया संभव संसारा और जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाए। तो भारतीय संस्कृति तो मनुष्य को भाने वाली है। और आगे वो कहते हैं पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। हमारे यहाँ तो सेवक का भाव है। आप जो बैठे हुए हो सब लोग, सारे कवि कहा प्रजापति यथास्मै वै रोचते विश्वम तथा इदम परिवर्तते।
कि जितने कवि हैं, जितने साहित्यकार हैं, जो सेवा का भाव लिए बैठे हुए हैं, समाज के अंदर चिंतन करते हैं, आप सब मंच पर बैठे उन सब प्रजापति को पुनः नमस्कार करते हुए अपनी बात को मैं यहां से आगे बढ़ा रहा हूं। जो साहित्यकार होता है और इतिहासकार होता है, उन दोनों में अंतर है। साहित्यकार का अर्थ केवल घटना को देखना नहीं है, उस घटना से लेकर जो संवेदना लेता है, मानवीय संवेदनाओं को उजागर करना साहित्यकार का है। घटना का वर्णन देना पत्रकार का काम है। तो आज के जो भारतीय साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों ने मानवीय मूल्यों की बात की, और उसी मूल्यों की बात करते हुए आज आचरण के ऊपर मैं 2019 का जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ओल्गा टोकाचोव, उनकी एक कहानी है कमरे तथा अन्य कहानियां। वो उस कहानी के अंदर बताती हैं कि कमरे होटल के अंदर ये कहानी है, और इस कहानी के अंदर 3 परिवार हैं। एक होटल के अंदर अमेरिका का परिवार रह रहा है, जिसके अंदर लड़के हैं, और उस कमरे की जब वो सर्विस करने जाती है महिला, तो वो देखती है कि उस कमरे के अंदर जाके उसको बड़ा बुरा सा लगता है कि कोई चीज इधर पकड़ी हुई है, शैंपेन की बोतल इधर पड़ी हुई है, बाथरूम गंदा पड़ा है, टीवी चलता फिरा हुआ है, खाया पिया हुआ है, सब कुछ हो रहता है। तो उसको देखकर बड़ी लगता है कि ये लोग उन लोगों के बारे में सोचती है, इन लोगों का आचरण कैसा होगा। वैसे ही दूसरे कमरे में जाती है, वहां पर जापानी दंपत्ति है, वो कमरे में जाती है तो उसको लगता है कि ऐसी कैसी खुशबू से आ रही है, चादर सिमटी पड़ी हुई है, हर चीज वहां पर रखी हुई है, कहीं किसी का ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने इस चीज का उपयोग किया है। सब चीज वहां व्यवस्थित, और आने के बाद वहां से आती है, ठंडी सांस लेती है, कहती है इतना अच्छा लगता है कि कितना अच्छा पर उनका आचरण। ये जो आचरण है, यही हमारी संस्कृति है। इस आचरण को लेकर जितने प्रवासी साहित्यकार लिख रहे हैं, वो परिवेश विदेशी हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो भारतीय है। भारतीय आत्मा के रंग में रंगे हुए वे साहित्यकार, उन साहित्यकारों को मैं नमन करता हूं। और मंच पर बैठी हुई आप, मैंने देखा था रीता जी बैठी हुई थी, इनके साहित्य को भी देखता हूं। मैं देखता हूं कैलिफोर्निया के अंदर प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी बैठी हुई हैं, जो वहां पर 27-28 साल के हैं, और कहानी लिखती हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः कहानी संग्रह। और ऐसा संग्रह कि जिसके अंदर हमारे यहाँ तो जो संयुक्त परिवार है, कोरोना तो अब चला आया 3 महीने, कि हम अपने पास के अंदर कहीं भी, क्योंकि ये अब भौतिक युग में चलने लगा कि न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, एक होने लगा, लेकिन हम आज भी परिवार के अंदर कोई होता है तो भाई भाई की मदद करने के लिए तैयार होता है। हम भाई भाई की ही मदद नहीं करने लगते और उस पड़ोस की बात करते हैं। और कोरोना के अंदर आप देखिए सरकार को जो काम कर ही रही है, उसके साथ साथ कितनी संस्थाएं कर रही हैं। किसी अन्य देश का आप एक नाम बता दीजिए कि जहां पर वे संस्थाएं इस रूप में काम कर रही हैं, वहां सरकार की जिम्मेदारी रह जाती है। लेकिन यहाँ हम सरकार से, भारत एक ऐसा देश है जो सरकार के साथ साथ सरकार करे, लेकिन भारतीय 2 कदम आगे बढ़कर अपने आप मानवों की सेवा के लिए आते हैं। अगर ऐसा ना होता तो 130 करोड़ से ऊपर की संख्या के वाले देश के अंदर न जाने क्या हो गया होता। ये भारतीयों की शक्ति है। और नूतन जी ने बहुत अच्छा बताया एग्जाम्पल, मैं उन पर नहीं जा रहा। प्लेग फैला, स्वाइन फ्लू फैला, जब जब भारत पर आपदा आई है, भारतीयों की जो जीवन की जिजीविषा है, जो संघर्ष करने की शक्ति है, वह उनको जिंदा रखे हुए। भारतीय बिल्कुल रफ टफ रॉक स्टार हैं, इसीलिए इम्यूनिटी सेंटर उनका बढ़ा है, उनकी खान पान, उनकी शक्ति इतनी बढ़ी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय संस्कृति के अंदर 3 चीजें हैं, 3 ग हैं, जिसके अंदर बोलते हैं गाय, गीता और गंगा। गाय हमारे शरीर को, देह को पुष्ट करती है, गीता हमारे मानसिक संस्कारों को दूर करती है, स्वच्छ करती है, और तनाव की स्थिति के अंदर, निराशा की स्थिति के अंदर हमें जीने का मंत्र देती है। हमारे यहाँ तो मौत भी एक उत्सव है। कहते हैं 16 श्रृंगारों के अंदर जो संस्कार हैं उसके अंदर अंतिम संस्कार माना गया है। हम तो मौत से भी आंख मिला के आते हैं। हम तो कहते हैं ए मौत तुझे आना है तो आ, लेकिन जब भी आ धीरे से आ, बन कर, संवर कर, बिंदी कुमकुम लगा कर आ। हम ऐसे बुज़दिल नहीं तू आए और हम रोएं। भारतीय तो वो लोग हैं, भारतीय तो मृत्यु के बाद भी कहते हैं कि हाँ ये करने बद। ऐसे ही
साहित्य को एक भारतीय साहित्यकार का नाम ले रहा हूं, जो तेजेंद्र शर्मा जी हैं, उनकी कहानी मृत्यु के इंद्रधनुष। वो मृत्यु के अंदर भी जीवन जीते हैं, मृत्यु के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ तो मृत्यु एक सतत प्रक्रिया है। जीना मरना है, मरने के बाद फिर जीवन है, लेकिन मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता, उसके साथ कब्र में नहीं लेट जाता, पीछे वाले का भी जीवन देखते हैं कि ये करना है, इस सोच में लेकर हम चलते हैं। दुख होना अलग बात है, लेकिन हम मृत्यु से भी जीवन देखते हैं। मृत्यु में भी जीवन के सतरंगी देखने की जो बात करते हैं, वो तेजेंद्र शर्मा जो हैं इंग्लैंड के अंदर वो ध्वजा फहरा रही हैं। नॉटिंघम के अंदर जया वर्मा जी हैं, जिनका 7 कदम कहानी है कि वो नारी के, क्योंकि परिवार और देश अगर चलेगा तभी चलेगा जब नारी अपने अधिकार और कर्तव्य को लेकर चलेगी। वो केवल एक अधिकारों की बात नहीं कर रही, अधिकारों की बात करने वाले तो केवल एक विमर्श की चर्चा हो सकती है, लेकिन जीवन को चलाने के लिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्य, स्वाभिमान के साथ, और नारी, भारतीय नारी का जो सम्मान है, मैं आपको बता दूं विश्व के अंदर सबसे बढ़कर है। भारतीय नारी देवी के रूप में हम लोग आलोचक कह देते हैं कि नारी का था इस तरह से सुनवा, लेकिन अगर नारी ना होती तो मानव ही ना होता, और मनुष्य को सजाने संवारने का काम केवल लेता है। इसीलिए प्रेमचंद जी कह गए हैं कि नारी के अगर गुण पुरुष में आ जाए तो वो देवता बन जाए। वो त्याग, संयम, धैर्य की देवी है। ये केवल कहने की बात नहीं है, आप परिवार के अंदर देख लीजिए, जितने परिवार सुन लीजिए जहां नारी का सम्मान है, इसीलिए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो परिवार खुशहाल है जहां जहां नारी का सम्मान हुआ, और जहां जहां मनुष्य ने पाशवी वृत्तियों को धारण किया और नारी का सम्मान नहीं किया, वो बिल्कुल धूल के अंदर मिट गए हैं। तो भारतीय समाज के अंदर भारतीय नारी का जो ये सम्मान है वह बहुत अद्भुत। मैं विदेश आया, और विदेश में आने के बाद मैंने देखा, यहाँ पर विद्यार्थियों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ मैं आपको, कि जितने भी हमारे जो संस्था है वहां पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति फोटो लगी हुई है। बड़ा अच्छा लगा मुझे ना यार, पोलैंड के अंदर ये भगवान श्री राम है, सीता है, हनुमान जी हैं, शंकर भोले की सबके ग्रुप के अंदर लगी हुई है। बड़ा अच्छा लगा। छात्रों को मैंने पढ़ाया तो हम लोग कॉफी पीने के लिए बाहर निकले, तो जब हम कॉफी लेने लगे तो सब छात्रों ने पैसे निकाले और एकदम से ये कहा कि सर ये दे। मैंने आप इसे रखिए। क्या मैंने, सर ये हमारी संस्कृति है। मैं जिस देश से आया हूँ उसकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। हमारी संस्कृति के अंदर गुरु, क्योंकि मैंने अपने गुरुओं को देखा है, प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी मेरे गुरु रहे, भीष्मता में मानता हूँ, अगला जन्म हो तो ऐसे ही गुरु मिले। प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका जी हैं, प्रोफेसर पीसी टंडन जी हैं, और प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज जी कभी भी खड़ा हो जाते थे। अगर कहते थे, एक बार तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने जेब से पैसे निकालने लगा, कहता ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, आप 4 हाथ दूर दे देगा, और मारा नहीं, उसकी झंझनाहट अभी भी कानों में महसूस करता हूँ कि आप विद्यार्थी हो, कुछ नहीं करते हो। ऐसे गुरुओं के देश के अंदर भारतीय संस्कृति कहाँ चली जाएगी? भारतीय संस्कृति विराट है। तो उसका परिणाम ये हुआ, वे सारे बच्चे मुझे साथ इतने कंफर्टेबल होता है, उनको लगता है कि ये करते हैं, और उनको मैंने बिहारी कवि तुलसीदास की खूब पद सुनाए, और उन्हें रटाए भी, उन्हें रटे भी उन्होंने करते हैं। भारतीय संस्कृति क्यों विराम है, मैं पढ़ाते समय बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चे हिंदी क्यों सीखते हैं वहाँ पर। और मुझसे सामान्य तौर पर यहाँ के दिल्ली इंडिया के भी छात्र पूछ लेते हैं, सर वहाँ पर हिंदी क्यों पढ़ते हैं, क्या जीविका के लिए लेते हैं? तो उनका बड़ा सुंदर उत्तर होता है कि सर हम इस भाषा को इसलिए सीखते हैं कि भारत इतना महान है, और आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर एक महाशक्तिशाली देश के रूप में इसकी संस्कृति इतनी उदात्त है कि हम समझ नहीं सकते कि आप कितना हम इसे प्यार करते हैं। और आपको संध्या जी बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पर लिथुआनिया पास में ही है, उसकी एम्बेसी भारत में, पोलैंड में ही है, वहाँ के छात्र फिल्मों को देख देख कर हिंदी सीख रहे हैं। जिस देश की फिल्मों को देखकर कोई हिंदी सीख नहीं सकता है, उसकी महिमा क्या हो सकती है? इसीलिए कहते हैं भारत की जो संस्कृति है उसके 4 पहचान भी है। भाषा, कितनी भाषाएं बोली जाती, भोजन, आप उत्तर भारत का अलग भोजन है, दक्षिण भारत का अलग है। और मैंने यहाँ पर जो देखा, तो मैंने लोगों से पूछा, भाई आपने ये इंडियन रेस्टोरेंट रहा है तो यहाँ पर कितने आते हैं इंडियन? कहते सर ये इंडियन के लिए नहीं है, इंडियन तो आते हैं वो यहाँ पर अपने आप भी बनाते हैं। पॉलिश के लोग जो हैं यहाँ पर पोलैंड के, ये लोग इतने भारतीय व्यंजन के शौकीन हैं, ये उनकी वजह से चल रहा है।
भारतीय नृत्य जो फंक्शन होता है मैं देखता हूँ, बच्चे फिल्मों से देख देख कर नृत्य सीखते हैं, शास्त्रीय नृत्य भी सीखते हैं, सुर से देखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। और कैसी वेशभूषा है, साड़ी, आपने बिंदी लगाई हुई है संध्या जी, मेरी प्रोफेसर रमा जापान के अंदर है, वो इस तरह से वहां पर जापान के अंदर भारतीय वेशभूषा को पहनाकर और बिंदिया लगाकर और मेहंदी लगाकर इस तरह से कार्यक्रम कराती हैं। ये संस्कृति कहीं जाने की। अब बात मैं लूटता हूँ कि भारत आज के अंदर मैंने इतने लोगों को बताया, भारत के अंदर BL गौड़ जी हैं, नाम सुना होगा, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं, गौड़ बिल्डर के नाम से पूरा नोएडा का उनका वो है। उन्होंने इतनी अच्छी बातें लिखी, जो मीठी ईद और अन्य कहानियां, उनकी कहानी है कि हम जो कर्म करते हैं अपने जो कंपनी में भी आते हैं, वो उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे वो कंपनी के प्रति वफादार बने रहे, उनकी समय समय पर मदद करते हैं और एक सजग सामाजिक होने के कारण जहां उनकी एक कहानी है पुल, उस की भी मैंने समीक्षा लिखी, तो उसके अंदर जो बच्चे घर से भागकर आते हैं, तनाव के करके आते हैं, वो लोग आकर उनकी किस प्रकार से मनुष्य की थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी जागरूकता किस प्रकार से जीवन बदल देती है, पुल एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो भारतीय संस्कृति तो जोड़ने का काम करती है, इसीलिए कहता है कि भारतीय संस्कृति है योगा कर्मशु कौशला, कि एक को जोड़ो और कर्म की उनका माइक म्यूट हो गया है, सुधांशु जी का माइक म्यूट हो गया है। हाँ बेहतर, अब आ रही है आप। सर आवाज नहीं आ रही है सुधांशु जी को। सुधांशु जी आपका माइक बार बार म्यूट हो रहा है। हाँ, मैं उसी को, अब आ रही है बात? जी अब ठीक है। हाँ अब आ रही है, वो मैंने फोन रुक गया था उधर, तो इसलिए कितनी देर से तो आवाज नहीं आई सर, ये बता दो। नहीं बस अंतिम, अभी बंद हुई थी एक दो पंक्ति। अच्छा चलो, क्योंकि मेरी आवाज बंद हो गई तो बहुत दुर्घटना हो जाएगी। मेरी आवाज नहीं बंद होनी चाहिए। आपकी आवाज बंद नहीं होनी चाहिए और दुर्घटना नहीं होगी। बहुत अच्छे वक्तव्य लिखे हुए आ रहे हैं सामने मेरे पास। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो भारतीय भाषा की ये विशेषता है और इसीलिए हमारे यहाँ जो कहते हैं कि भारत की जो जिज्ञासा है, जीने की इच्छा है, सहज है महज संघर्ष। हमारे पास तो जितना संघर्ष आता है, हम तो कहते हैं ना कि जितनी मुसीबतें आती हैं उसमें हम और उभर कर आते हैं। अगर ये सुखी सुख ले लिया होता तो जीवन में देते हैं। आज आप जिस पद पर बैठे हैं उसमें कितना संघर्ष करने के पास बैठे हैं। आज हम लोग जो बैठे हैं, आए हैं एकदम से नहीं मिल गया, उसके पीछे एक लंबी गाथा है। पांडे जी बैठे हुए हैं, आज इस पद पर हैं, उसके पीछे कितनी लंबी गाथा, कितना संघर्ष रहा होगा, तब जाकर ये बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो संघर्ष ही जीवन है कहते हैं। सच ये नहीं, सच वो नहीं, सच है महज संघर्ष ही। और हमारे यहाँ तो इसीलिए कहते हैं कि भारत को जो कहा गया कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब इसके ऊपर एक मैं थोड़ी सी बात और एक आपको बताना चाह रहा हूं कि पोलैंड के अंदर जब द्वितीय महायुद्ध हुआ और जर्मनी ने पोलैंड को पूरा तहस नहस कर दिया, और एक तरफ से जर्मनी, दूसरी तरफ से सोवियत संघ, तो 5000 महिलाओं और बच्चों का जत्था दोनों देशों से यहाँ आया। और किसी देश ने, उधर जर्मनी हिटलर का प्रभाव था, इधर ब्रिटेन का, हम गुलाम थे, किसी ने सहारा नहीं दिया। तो जामनगर के पास राजा दिग्विजय सिंह हुए हैं, उन्होंने वहां पर उनको सहारा दिया और कहा कि नहीं आप यहाँ रुकें, हम आपको सहारा देंगे। प्रसाद जी की लाइनें मुझे यहाँ रखी। और आज मैं यह संध्या जी एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा, आप YouTube पे खोल कर देख लेना कि जो मेरे एक शब्द हैं ये, कि भारत का इतना दरिया दिल, और जो प्रसाद जी की लाइनें वो साक्षात हो गई। उन्होंने उनसे कहा कि मैं यहाँ का बापू हूँ, मैं यहाँ का बापू हूँ और तुम्हारा भी बापू, तुम्हारा बाप हूं मैं, अपने आप को अनाथ मत कहना।
जबकि बहुत दबाव आया, लेकिन उन्होंने उनके लिए शिक्षा का, चिकित्सा का स्कूल खुलवाया और भारत का झंडा उन पर नहीं झलने दिया। उन्होंने कहा ये आपका है, पोलैंड का झंडा भारत में फहराया। वहां से जो शरणार्थियों में से एक बच्चा निकल कर गया, वो पोलैंड का प्रधानमंत्री बना। और अभी 2019 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ही एक क्रॉस ऑफ द ऑर्डर बनाया गया, कीर्ति स्तंभ बनाया गया, जिसके अंदर क्या कराया गया कि भारत में भी द्वितीय विश्व युद्ध के पोलिश शरणार्थियों की याद में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के में 15 सितंबर 2019 को एक मेमोरियल का अनावरण किया। इसमें पोलैंड के उप विदेश मंत्री मार्सिन प्राजिडेक्स और पोलैंड के राजदूत जो भारत में बैठते हैं एडम, और महाराष्ट्र के राज्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल थे। वे भारत की दरिया दिली को आज भी याद करते हैं और यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं। वो यही नहीं आते, आप उपकार तो कितने के करते हो, लेकिन वो उसका कृतज्ञ मानने वाले देश आज पोलैंड है। दिग्विजय सिंह के नाम पर भारत के महाराज, भारत के बाप महाराज दिग्विजय सिंह के नाम पर स्कूल हैं, सड़कों के नाम हैं और उनके नाम पर मेमोरियल का स्मारक बनाए गए हैं। ये देश होता है। और ये अपनी संस्कृति के बात बता रहा हूँ आगे। भारत ही पूरे विश्व के अंदर आप एक उठाकर देख लीजिए ना, जिसने कहीं देश पर किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमारी सोच साम्राज्यवादी नहीं है। हम तो कहते हैं जियो और जीने दो, तू भी खा और हम भी खा। और भारतीय संस्कृति तो ये है, भारतीय संस्कृति की अब मैं आपको ये कहूं कि जो नारी भारतीय संस्कृति की साक्षात देवियां हैं, कि घर के अंदर भी अगर खाना बना रही होती हैं तो पहले सबको खिला देंगी, उसके बाद अगर बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो एक दो रोटी खाकर अपने आप काम चला लेंगे। हम अकेले नहीं खाते, हम मिल बांट कर खाते। तो ऐसी संस्कृति बहुत ही उदात्त है। अब मैं आ रहा हूं, ये जो साहित्य लिखा जा रहा है और इस समय की करने के बाद जो आज दिखा रहा है, जो तकनीकी ये एक साधन है, तकनीकी साधन है। साध्य क्या है? भारतीय संस्कृति है। इस तकनीकी के माध्यम से साध्य हमेशा बड़ा होगा, साधन छोटा होता है। इस साधन के विराट रूप के कारण आने वाले समय में कोरोना के, जैसा नूतन जी ने कहा भी है, साहित्यकार किस रूप में लिखेगा और इतिहासकार किस रूप में लिखेगा, साध्य कभी नहीं मिटेगा। साध्य हमेशा बड़ा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऋषियों मुनियों की संस्कृति है। तो इस संस्कृति के कारण जो तकनीकी है, हम कहते थे कि ईश्वर ने अवतार में वामना अवतार लिया, लेकिन इस तकनीकी ने वामना अवतार से भी नीचे ले गया। एक बरस के फोन के अंदर पूरी दुनिया आपके पास, केवल एक फोन है, कैमरा भी है, अब सारे कुछ कर रहे हैं, पूरे विश्व से जुड़े हुए, ऑस्ट्रेलिया से वो जुड़ी है, मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, कोई मॉरिशस से जुड़ा है, किस तरह से सब जुड़ गए हैं उसके अंदर। ये तकनीकी है, ये साधन है। इस साधन से हम लोग और ज्यादा उदात्त रूप में कार्य करें और देखें। और कुछ लोग ऐसा जरूर है कि उपद्रवी जीव इस तरह से कर देते हैं, ऐसी चीजें दिखा देते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो साध्य है, और इस तरह से जितने वेबिनार हो रहे हैं, हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जरा सी कोई घटना होती है हम डाल देते हैं। अभी परसों मैंने देख रहा था कि इस तरह से एक गाय के ऊपर और हंसनी का आया, तो बड़ा मन विचल गया कि अपने अंदर का पौरुषत्व हो गया, अगर ये मिल जाए तो ना इसके गदरे चीर डाल। ऐसे लोग मतलब गाय और हंसनी जैसे जानवरों को इस तरह से कर रहे हैं। और मैंने उसी समय दो कुछ पंक्तियां बनाई थी, वो आज अपनी संवेदना प्रकट कर रहा हूं। पाठ पढ़ा था गौरा मैंने संस्कृति की देवी महादेवी वर्मा का। पाठ पढ़ा था गौरा मैंने संस्कृति की देवी महादेवी वर्मा का। यह पाठ पढ़ाया कई बार मैंने, यह पाठ पढ़ाया कई बार मैंने, रोया रोया उतनी बार। कि एक सुई खाने के अंदर मिला कर देता था, उसकी गाय मर जाती महादेवी वर्मा जी की, और मैं जब पढ़ाता था मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। हमारी माता जैसी आराध्य गैया मैया का क्या होगा इतना बुरा हाल, क्या होगा इतना बुरा हाल। 21वीं सदी में रहते हुए, चांद की बातें करते हुए, कुछ धूर्त उपद्रवी, ये शब्द कह रहा हूं, और मिल जाए तो वास्तव में इतना गुस्सा चढ़ता है, कुछ कहने शब्द में नहीं पता। कुछ धूर्त उपद्रवी लोगों ने इंसानियत को कर दिया
शर्मसार, इंसानियत को कर दिया शर्मसार। क्या बिगाड़ा था उस हथनी ने, क्या बिगाड़ा था उस हथनी ने, क्या बिगाड़ा था उस गैया मैया ने, क्या बिगाड़ा था उस गैया मैया ने। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लग रहा है समय ज्यादा तो नहीं हुआ, मैंने कहा समय अधिक तो नहीं हो गया मैम? नहीं, ये सब सुनने में इतने नहीं। ज्यादा मग्न है। आपका अच्छा। समय हो गया है ऐसे अब। मैं ये अपनी बात ये करते हुए कि आप भारतीय जहां जाएं, बस मुझे ये कि मेरे यही एक संदेश और यही मैं बात आपके वेबिनार से बताऊं, भारतीय जहां जाएं अपनी भाषा अपनी संस्कृति का परचम लहराएं और भारतीय विदेशों के अंदर जाकर और अच्छे ढंग से ये काम कर रहे हैं। इस बात पर मैं बहुत गौरवान्वित हूं और गर्व से कहें हम भारतीय हैं, हम भारतीय, हम भारतीय हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन शब्दों से अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला जी। आपने इतना सबको गदगद कर दिया अपने अद्भुत विचारों से, अपनी ओजमयी भाषा और वाणी से, जो आपने संस्कृति पर प्रकाश डाला। तो कहते हैं ना कि द की संस्कृति है भारत की, दमन दया और दान की बात जब आती है तो वो संस्कृति पूरी मानवीय संस्कृति हो जाती है। वो कोई भारतीयता एक तरह से मानवीयता का ही एक ओब्लिक जिसको आप कहते हो कि इसका पर्याय बन जाता है। भारतीयता का अर्थ मुझे लगता है कि मानवीयता ही है। इसीलिए भारतीयता विश्व के किसी भी छोर में पहुंच जाए तो भारतीय संस्कृति अपना परचम फहराती है। और आपने इतने सुंदर शब्दों में समन्वय की बात की, योग की बात की, आचरण की बात की, संघर्ष की बात की, जिजीविषा की बात की, और इन सबसे मिलकर ही मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति अपनी पहचान पूरे विश्व में बना रही है। और आपने इतनी ओजमयी भाषा में, तो मेरे पास आ रहा था कि सबको लग रहा था कि जैसे सामने आप उनके कमरे में ही बैठे हैं और सामने ही कक्षा में बैठे आप उनको पूरा भाषण दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं और बातें कहना चाहता हूँ। हाँ प्रसाद जी की लाइनें बहुत अच्छी। हाँ जी। औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने को विस्तृत कर लो, अपने को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। और इसके साथ ही दो लाइनें और बोल रहा हूं मैं, ये धर्मवीर भारती जी ने कहा है, और आज भारत उस रूप में खड़ा हुआ है, आज भारत उस रूप में खड़ा हुआ है, पूरा विश्व उसकी ओर देख रहा है। धर्मवीर भारती जी की जो पंक्तियां हैं, जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये चाऊ माऊ आऊ क्या है, सब बदल जाएंगे, आप देखना। बहुत खूब शुक्ला जी। आपने मृत्यु के इंद्रधनुष की बात की, भारतीय नारी की बात की, कोई भी पक्ष संस्कृति का नहीं छोड़ा। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैंने एक प्रसंग पढ़ा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी विनोबा भावे जी के साथ सैर कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि संस्कृति क्या है। तो विनोबा भावे ने उत्तर दिया कि बेटा, जो कुछ तुम्हें अंदर से आत्मा से अच्छा लगे वही समझो संस्कृति है। इसके अतिरिक्त संस्कृति कुछ भी नहीं। जो तुम्हारी आत्मा को सुकून देता है, जो अच्छा लगता है, वही हमारी संस्कृति है, वही मानवीय संस्कृति है, वही भारतीय संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला जी। आपके विचारों से मुझे लगता है कि सभी प्रतिभागी और हम सब बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और भविष्य में भी हम आपको सुनते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जब भी हम बुलाएं आप अवश्य ही हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। इसके साथ ही जो हमारे अगली वक्ता हैं, मुख्य वक्ता डॉक्टर नीरजा माधव जी। सर्जना पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड, शंकराचार्य पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कारों की और बात करूं, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित आदरणीय नीरजा माधव जी, आपको अपने बीच पाकर हम सब आनंदित हैं, बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आपका इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है।
आप साहित्य सृजन के क्षेत्र में निरंतर अपनी सेवाएं देकर लोक कल्याण का कार्य कर रही हैं। हिंदी की सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर नीरजा जी सारनाथ वाराणसी की पवित्र और ऐतिहासिक भूमि से जुड़ी हैं। आपकी रचनाएं आपके व्यक्तित्व का साक्षी हैं। आपके अनेक कहानी संग्रह, उपन्यास, ललित निबंध संग्रह, काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इतनी रचनाएं हैं, मैं कुछ रचनाओं के नाम लेती हूँ। उपन्यास तेभ्या स्वधा, यमदीप, गेशे जंपा, अंतमे शंकर, अवर्ण महिला, कांस्टेबल की डायरी, मृगदाय के अहेरी, देनपा तिब्बत की डायरी, त्रिपुरा आदि अनेक उपन्यासों की रचना आपने की। कहानी संग्रहों में यदि मैं बात करूं, चिटके आकाश का सूरज, अभी ठहरो, अंधी सदी, पथ दंश, पत्थरबाज, सांझ के पहले आदि बहुत से कहानी संग्रह। इसी तरह से प्रस्थानत्रयी, बचा सके धरती को, प्यार लौटना चाहेगा आदि। ललित निबंध संग्रह में जैसे चैत चित महुआ, यह राम कौन है आदि अनेक विधाओं पर आपकी लेखनी सतत चल रही है। आज साहित्य सृजन की देवी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में मैं आपको देख रही हूँ। हम आपको अपने बीच पाकर सौभाग्यशाली मान रहे हैं, सौभाग्यशाली जो है समझ रहे हैं। आपका परिचय इतना अधिक है कि उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैं और आपके विषय में कहूंगी कि आपकी 40 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में आपके उपन्यास, कहानियां, कविताएं शामिल हैं। 2018 में कनाडा में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अल्बर्टा द्वारा मौखिक लेखन के लिए भी आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे गरिमामयी व्यक्तित्व को हम सब अपने बीच पाकर धन्य हो गए। डॉक्टर नीरजा माधव जी, आपका मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर नीरजा माधव। डॉक्टर नीरजा माधव जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है नीरजा जी। आपका माइक देखिए, उसको अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो नीरजा जी। उनके यहाँ कनेक्शन की समस्या दिख रही है। नीरजा जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है नीरजा जी आपको? जी, आवाज मेरी जा रही है आप लोगों तक? हाँ, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अभी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नीरजा जी? लगता है नेटवर्क में कुछ दिक्कत है आपके यहाँ पे। हाँ जी जी जी, हमारे यहाँ नेटवर्क की ही प्रॉब्लम लग रही है। हाँ क्योंकि जी, आप लोगों की आवाज भी बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रही है। मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही थी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, भी डिस्टर्ब होके पहुंच रही है। अब मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? हाँ जी, अब आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है हेलो। हमें। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। और बीच बीच में अगर डिस्टर्ब होगा तो बस वही अभी जिस तकनीक की बात हम लोग कर रहे हैं उसी तकनीकी का ही कमाल होगा कि हम लोग एक दूसरे को सुन पाए या ना सुन पाए। तो सबसे जी नीरजा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है उधर से। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ, आवाज जा रही है? हाँ जी, अब आ रही है। एक मिनट, हम इंटरनेट चेक कर लें क्या? इंटरनेट पे मेरे ख्याल में अगर आप ये ईयरफोन लगा लें तो उसमें ज़्यादा ठीक से आ जाएगी।
उसमें माइक नजदीक आ जाता है ना। ये तकनीक है, तकनीक में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, लेकिन संस्कृति यदि शुद्ध है तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती। ये केवल साधन है, हाँ साधन जी। गड़बड़ा जाते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। लेकिन हम साधन चलेंगे, हम बोलेंगे। जब तक नीरजा जी जुड़ती हैं तो हम बात कर सकते हैं इस पे कि संस्कृति और साधन। सुधांशु जी बताएंगे हमें संस्कृति और साधन के विषय में। नीरजा जी जुड़ रही हैं? हेलो, हाँ जी, आवाज आ हाँ रही जी, है? आ रही है, नीरजा आ जी? रही है जी आपकी। हाँ जी, आ रही है, आ रही है जी। तो पता नहीं ये तकनीक है हम आपके बीच में जो एक दूसरे से जुड़ने नहीं दे रही है। तो तकनीक का कुछ प्लस पॉइंट भी है, सकारात्मक भी, तो कुछ नकारात्मक भी है। तो हम लोग उसको लेते हुए चलते हैं। मेरी आवाज हमें उम्मीद है कि आप लोगों तक पहुंच हाँ रही है। जी, अब आ रही है, थोड़ा और ऊंचा हो जाए तो अच्छा है। रही है, थोड़ा और ऊंचा हो जाए तो अच्छा है। सबसे पहले तो संध्या गौतम जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे हिंदी वेबिनार के लिए और उसका संयोजन करने के लिए। और आपकी प्राचार्य मैडम डॉक्टर अनुपमा आर्य को भी हम अब अपने सारे पैनलिस्ट की ओर से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने और आपने मिलकर हम सब लोगों को जोड़ दिया है। और इस समय लग रहा है कि दुनिया बहुत छोटी सी है। तो सबसे पहले मैं जो एक औपचारिक संबोधन होता है आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री प्रकाश मिश्र जी, बहुत आदर के साथ संबोधित कर रही हूँ। मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर दीपक पांडे जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कामराज सिंह गुरु जी, और जिन्होंने बहुत अच्छा एक बीज वक्तव्य दिया डॉक्टर नूतन पांडे। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला जी को, बहुत ओजपूर्ण आपका उद्बोधन था। श्रीमती रीता कौशल जी भी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। श्री गंगाधर सिंह गुलशन सुखलाल जी हैं। आप सभी लोगों को बहुत आदर के साथ संबोधित करते हुए मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगी। बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं और साहित्य, संस्कृति, कोविड-19 और तकनीक, इन सब के बारे में विस्तार से बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने सुनी सुधांशु जी से, नूतन जी से। हमें लगता है कि जो आज का नीरजा जी, हेलो, आपकी आवाज प्रतिभागियों तक नहीं जा रही है। आप अपना माइक चेक करें एक बार। आप अपना माइक चेक करें एक बार। हेलो 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 मैम, हेलो मैम, थोड़ा सा लाउड बोलिए, के सामने बोलिए प्लीज। तो अभी जो कोविड-19 की बातें हो रही थी, कोविड-19 की, तकनीक की और साहित्य और संस्कृति की, तो हमें लगता है कि दो जो साहित्य नीरजा जी, पंक्तियां हैं। हाँ, नीरजा जी, यदि आप कोई स्पीकर या कुछ ईयरफोन प्रयोग कर लें तो मेरे ख्याल आवाज ज्यादा अच्छी आएगी। इधर आपकी कम आ रही है आवाज। एक मिनट में हाँ जी, हाँ जी। बस या आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं मैम, वीडियो बंद कर सकते हैं, ऑडियो चालू रहने दीजिए। तो आपका एक्चुअली इंटरनेट स्पीड स्लो है। हाँ, हमें भी लग रहा है कि आज कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। हाँ, वीडियो को क्लोज कर दीजिए, ऑडियो ही रहने दीजिए, तो सही रहेगा। अच्छा, ठीक है। एक बार ईयरफोन ट्राई कर लेते हैं। एक बार ईयरफोन ट्राई कर लेते हैं।
हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। आवाज हेलो। आ रही है। हेलो 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 नीरजा जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी। अब आपकी हाँ, अब सुनाई आपकी दे रही है। आवाज अच्छे से आ रही है। हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए नीरजा जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, मेरी बारी में बहुत प्रॉब्लम आ गई नेट की। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आप सभी लोगों को एक बार फिर हम आदर के साथ संबोधित करते हैं। नाम लेकर हम संबोधित कर चुके हैं और शायद आप लोगों तक आवाज पहुंची होगी तो पहुंची होगी, लेकिन मैं अब सीधे अपनी बात पर आ जाती हूँ कि जो आज का विषय है कोविड-19, साहित्य, संस्कृति और तकनीक। तो तकनीक का तो पूरा हम सिस्टम देख ही रहे हैं। अभी बहुत सकारात्मक तकनीक के बारे में बातें हुई कि इस तकनीक ने हम सब लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को एक साथ जोड़ दिया है। यह सच है कि एक प्लेटफॉर्म पर ऑस्ट्रेलिया से, पोलैंड से, मॉरिशस से या अंबाला से, दिल्ली से दीपक जी, नूतन जी, आप सब लोग जो जुड़ गए हैं, तो ये तकनीक की ही देन है। लेकिन तकनीक का जो एक नकारात्मक पक्ष है वह भी हम लोग देख सकते हैं कि अबाध विद्युत आपूर्ति या नेट की प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं। फिर दूसरी चीज ये होती है कि जो हमारा ट्रेडिशनल साहित्य है वो कहीं ना कहीं से हम आराम की मुद्रा और सावधान की मुद्रा दोनों में ही उस साहित्य का आनंद लेते हैं या उस साहित्य से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन ये जो तकनीक है या तकनीकी रूप से हम साहित्य और संस्कृति की बात जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, तो उसमें हमें सदा सावधान ही रहना पड़ता है। फिर भी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। तो मैं अपनी बात कोविड-19 से जी ने बहुत विस्तार से 19 के जो नकारात्मक किस तरह से पूरा विश्व जो है इसके साथ लड़ रहा है, और एक जो डिजिटल टेक्निक है हमारी, उसके माध्यम से हमारा साहित्य भी इस पीरियड का, लॉकडाउन पीरियड का या कोरोना संकट काल का आ रहा है हमारे सामने। सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर और ब्लॉग के माध्यम से लोग लिख रहे हैं। आपने जैसा कहा कि अभी प्रकाशक बहुत तैयार नहीं है कि वो प्रकाशित कर सकें साहित्य को। तो ये सत्य है कि तमाम तरह की आर्थिक मंदी के दौर से भी हमारा पूरा विश्व गुजर रहा है। उसमें तमाम लोगों की स्थितियां बड़ी खराब हुई हैं। तो सच बात है कि प्रकाशन के क्षेत्र में भी ये दिक्कतें आई हैं। लेकिन अभी तो ये तय होना बाकी ही है पूरे विश्व में कि ये जो कोरोना वायरस है, इस समय का जो संकट है महामारी के रूप में, जैसे हम लोगों ने प्लेग की बातें की, हमने स्पेनिश फ्लू की बातें की, तमाम तरह की महामारियों का एक इतिहास रहा है के बारे में ये जानना बाकी है, ये मैन मेड वायरस है या प्राकृतिक है। अगर प्राकृतिक है तो भी हम मनुष्यों को सावधान होना है, और अगर मैन मेड है तब तो और भी सावधान होना है कि हम मानवता के लिए, हम मनुष्य लोग ही क्यों संकट बन रहे हैं। प्राकृतिक आपदा है अगर ये कोरोना संकट, तो हमें लगता है कि हमें एक बार फिर अपने आचरण पर, जिसकी बात सुधांशु जी कर रहे हैं कि हमें अपने आचरण की ओर ध्यान देना होगा कि क्या हमने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ किया, प्रकृति का इतना दोहन किया कि प्रकृति क्षुब्ध हो उठी और हमारे सामने एक महामारी के रूप में इस मानवीय संकट को लाकर खड़ा कर दिया। शायद ये प्राकृतिक आपदा ही थी कि करोड़ों वर्ष पहले एक उल्का पिंड गिरता है धरती पर और डायनासोर युग समाप्त हो जाता है। स्पेनिश फ्लू है या प्लेग है या तमाम तरह के हमारे पास, यदि कोरोना भी अगर प्राकृतिक आपदा है कोई या प्राकृतिक संकट है, तो भी हम मनुष्यों को ही सचेत होने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति के साथ किस तरह से जुड़ें, प्रकृति के सन्निधि में किस प्रकार जाएं, उसकी गोद में किस तरह से रहें, क्योंकि हम सुंदरतम भी प्राणी है, प्रकृति की रचना है, लेकिन हम
सबसे ज्यादा प्रकृति को विकृत करने वाले भी प्राणी हैं। तो हमें ही विचार करना होगा, क्योंकि पशु जगत, जीव जगत प्रकृति का दोहन नहीं करने आता है। एक चिड़िया जब आती है चावल चुगने के लिए, तो उसकी जितनी आवश्यकता होती है 2 चावल की, तो वो 2 चावल चुग कर फिर वो संग्रह करने के लिए नहीं रुकती है, वो उड़ जाती है। लेकिन एक मनुष्य है जिसके भीतर इतनी संग्रह की प्रवृत्ति आई और वो अपनी संस्कृति, अपने अध्यात्म से पूरी तरह से विमुख हुआ और उसने प्रकृति का दोहन करना शुरू किया, जिसका परिणाम हमें तमाम तरह की महामारियों और संकटों के रूप में झेलना पड़ता है। तो ये हम मनुष्यों को तय करना है कि ये कोरोना संकट किस कारण से आया है, और हम मनुष्यों को ही तय करना है कि जो लोग हम बचे रहेंगे, ये जो नई दुनिया में हम प्रवेश करेंगे, यानी जो कोरोना संकट से पहले की दुनिया थी और कोरोना संकट से जब हम उबर जाएंगे उसके बाद वाली जो दुनिया होगी, तो उस दुनिया में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम मनुष्यों को बैठकर, हम तमाम विश्व के देशों को बैठकर ये तय करना है कि ये जो तमाम विसंगतियां हमारे जीवन में आई, जैसे हमने पर्यावरण का दोहन किया, हमने प्रकृति का दोहन किया, हमने पर्यावरण को प्रदूषित किया, तमाम तरह की चीजें जो हम लोगों ने की हैं, क्या हम के बाद जो नया जीवन शुरू होगा उसमें हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ये तो एक आवश्यक तत्व है, चाहे हम इस तकनीक के माध्यम से समझ लें या हम आमने सामने बैठकर इस पर विचार विमर्श करें। इस पर बहुत विस्तार से हमारे अन्य पैनलिस्ट ने अपना वो दिया है, विचार दिया है। हम मुख्य रूप से साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित हो जाते हैं। समय भी ज़्यादा हो गया है और कुछ तकनीक के डिस्टर्बेंस के कारण भी हम आप लोगों से समय से नहीं जुड़ पाए, क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। साहित्य और संस्कृति जो एक मुख्य विषय है कि इस कोरोना संकट काल में साहित्य की क्या भूमिका है और संस्कृति ने किस तरह से हमें पे किया है, संस्कृति ने किस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है और जीवन जीने की एक कला दी है भारतीय संस्कृति ने। इसलिए भारतीय संस्कृति के आलोक में और भारतीय साहित्य के आलोक में ही हम अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे, थोड़े संक्षेप में ही रखेंगे। 2 पंक्तियां साहित्य की बड़ी इंस्पायरिंग सी हैं, बहुत प्रेरक सी हैं, हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आज का जो विषय है पूरे साहित्य को और पूरी संस्कृति को वो डिफाइन भी कर सकती हैं। एक तो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज के पूरे जो ये संकट काल है हमारा, उसमें एक इस पंक्ति ने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई ने, बहुत अपनी भूमिका अदा की है। हमारी जो संस्कृति है कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, हमारा जो जीवन होता है वो दूसरों के लिए समर्पित होता है। हम छोटे से छोटे प्राणी में भी स्वयं को देखते हैं। अपदीपो भव जो हमारे यहाँ की फिलॉसफी है, या सर्व खल्विदम ब्रह्म, यानी छोटे से छोटे प्रकृति के जो छोटे से छोटे जीव हैं उसमें तुम अपना आत्म साक्षात्कार करो। तो ये जो पंक्ति थी ये हमारी पूरी संस्कृति को डिफाइन करती रही इस कोरोना काल में। और एक बहुत प्रेरक पंक्ति है, नर हो निराश करो मन को। तो कोविड-19 भी जिस तरह से हमारे सामने है, कोरोना संकट जिस तरह से हमारे सामने आया है, चाहे किसी वर्चस्व की भावना के तहत आया हो, सुनियोजित ढंग से किसी पागलपन की सनक के पागलपन का एक रिजल्ट के रूप में आया हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में आया हो, लेकिन कोरोना संकट भी गुजर जाएगा। इसलिए हम लोगों को बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सजग होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है। ये हमारे जो साहित्य हैं, प्राचीन साहित्य, ये हमें कहीं ना कहीं से प्रेरित कर जाते हैं। अब मैं साहित्य पर सीधे सीधे आती हूँ कि ये हमारा साहित्य है क्या। कुछ भी लिख देना सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, वो साहित्य नहीं हो सकता। वो तात्कालिक आपके उद्गार हो सकते हैं, वो संक्षेप में आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से साहित्य नहीं हो सकता। साहित्यिक कोई विधा, पूरा उपन्यास आप उस पर लिख दें सोशल मीडिया पर या आप ट्विटर पर लिख दें, ये संभव नहीं है। एक छोटी सी कविता आप लिख सकते हैं, लेकिन पूरा कविता संग्रह आप तकनीक के माध्यम से दे दें, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ,
ई बुक और ई पत्रिका और ई वेब बुक के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं पूरे विश्व भर में। लेकिन पुस्तकों का और जो अक्षर ब्रह्म है उसके अस्तित्व की कुछ बात ही अलग है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो साहित्य है, ये साहित्य है क्या? ये साहित्य हमारे भीतर जो भाव होते हैं उनको हम जब शब्दों के माध्यम से, लेकिन अपनी वैचारिक सजगता के साथ, तात्कालिक उद्गार के रूप में नहीं, अपनी वैचारिक सजगता के साथ जब हम संप्रेषित करते हैं शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के भावों को, तो वो एक साहित्य का रूप ले लेता है। चाहे वो कविता हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे ललित निबंध हो, चाहे निबंध हो, वैचारिक निबंध हो, या कोई और विधा हो साहित्य की। तो ये जो साहित्य है, हम साहित्य पर क्यों इतने आश्रित? आज हमारे पास अगर साहित्य न होता, प्राचीन साहित्य न होता, तो शायद हम ये न जान पाते कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। साहित्य ने ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया है हमारे अतीत को, हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों को, हमारी संस्कृति को, हमारे दर्शन को। तो हम साहित्य को नकार नहीं सकते, साहित्य किसी भी विधा में हो। और इसीलिए साहित्य को सृजन कहा भी गया है कि वो हमारे स्पंदन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम उदाहरण दें कि जब हम गोदान की चर्चा करते हैं तो तुरंत एक वातावरण, एक परिदृश्य हमारे सामने आता है कि उस समय के किसानों के बारे में, कृषक की जो परेशानियां थी या कृषक की जो त्रासदी थी, उसके बारे में ये उपन्यास बताता है हमको। हम शरद चंद्र की बात करते हैं तो ये लगता है कि उस समय जो समाज था उसमें विसंगतियां थी, उनको सुधारने के दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं लिखी। जैसे ह्यूगो का ले मिजरेबल्स की अगर हम बात करें तो लगता है कि वो तत्कालीन समाज का पूरा एक प्रतीक है, दर्पण है। हम शेक्सपियर की बात करें, विश्व समाज में जितना भी साहित्य है वो अपनी अपनी समय का एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। ऐसे ही इस कोरोना संकट काल में भी बहुत सारा साहित्य लिखा जा रहा है, और वो कुछ समय बाद हमारे सामने आएगा भी। हमारी अगली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेंगी, उससे जानकारी लेंगी कि किस तरह से उस समय एक आगे आने वाले समय में हमारी जो भूलें हैं, जो हमारी गलतियां हैं प्रवृत्ति के प्रति हूँ, तो मुझे लगता है कि आज का जो साहित्य है कोरोना संकट काल का, एक विशेष साहित्य होगा। बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं जो इस समय लिख रहे हैं, लेखन कर रहे हैं कोरोना पर। आप लोगों को बताते हुए अच्छा लग रहा है कि इस संकट काल में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नेतृत्व किया पूरे विश्व समाज का, वो एक अपने आप में बहुत भारत के उदार चरित्र का परिचय दिया, और भारत का जो आचरण है उसको मोदी जी के माध्यम से पूरे विश्व के सामने रखा गया। तो हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के पीरियड में ही काशी के लोगों से एक दिन संवाद भी किया था। उस संवाद में उन्होंने आह्वान किया था काशी के साहित्यकारों से कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप कोई ऐसा साहित्य दें, कुछ लिखें, ऐसा क्रिएटिव करें जो इस काल का दस्तावेज तैयार हो। तो मुझे लगा कि सब कुछ इतना लिखने के बाद यदि एक ऐसे समय में, ऐसे काल में हमारा प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान कर रहा है कि साहित्य लिखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मार्गदर्शक बन सके, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाह रही हूँ कि अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में घर में रहते हुए बहुत समय था, प्रचुर समय था, तो एक उपन्यास मैंने उस पर कोरोना संकट पर पूरा किया, और वो जल्दी ही प्रकाशित होकर आप सब लोगों के सामने आएगा। तो ये जो साहित्य होता है वो जरूरी नहीं है कि उसका जो प्रभाव है वो आज दिखाई दे, या उसका जो मैसेज है वो आज के लिए ही प्रासंगिक हो, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत प्रासंगिक हो जाता है। हम अगर अपने साहित्य को एक हमारा जो समाज है उसका जो संस्कृति को अगर हम रोम रोम कह लें, तो ये जो साहित्य है वो उसका हृदय पक्ष है, ये तो हम मान सकते हैं। और हमें लगता है कि जो साहित्य है, संस्कृति की जो हमारी अभिव्यंजना है, वो साहित्य में सबसे अधिक अच्छे ढंग से होती है।
जो हमारी संस्कृति है वो साहित्य के माध्यम से एक जन से दूसरे जन तक, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है बहुत अच्छी तरह से। और हम यहाँ पर यह भी कहना चाहेंगे कि जो भारतीय समाज है, भारतीय जो साहित्य है या भारतीय जो संस्कृति है वो मैन इज ए सोशल एनिमल जैसी परिभाषाओं से गवर्न नहीं होता है। हमारे यहाँ भारत में मैन इज ए सोशल एनिमल, एनिमल के रिलेशन से हम नहीं जुड़ते, बल्कि हमारा पूरे ब्रह्मांड के साथ एक नाता होता है, पूरी धरती के साथ एक नाता होता है। आकाश हमारा पिता होता है, सूरज हमारे लिए आदरणीय होता है, चंदा हमारे मामा होते हैं, यहाँ तक कि बिल्ली मौसी हो जाती है। तो तमाम पूरे सृष्टि में जितने भी जीव जड़ चेतन है, वृक्षों के साथ हमारा नाता है। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, एक उसका जो नाता है पूरे ब्रह्मांड के साथ, उस ब्रह्मांड के नाते के कारण एक रागात्मक संबंध लिए हुए होता है हमारे यहाँ का साहित्य भी। वो जो साहित्य हमारा रचा जाता है, हेलो हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। तो एक जो हमारा नाता रागात्मक संबंध होता है पूरी सृष्टि के साथ, उस रागात्मक संबंध के साथ हमारे भारत का साहित्य रचा जाता है। तो हमें थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ का साहित्य वो साहित्य है जिसमें जो फसलें होती हैं उन पर केवल हमारा अधिकार नहीं होता है, बल्कि समाज के अन्य वर्गों का भी अधिकार होता है। और साथ ही साथ बंधनवार की तरह से जब लटका दी जाती हैं बालियां छज्जों से, तो वो चिड़ियों का भी उसमें होता है, उनका अधिकार होता है। तो इस तरह का जो रागात्मक साहित्य है वो हमारी संस्कृति को परिभाषित करता है। अब ये संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो उस संस्कृति को समझने के लिए भी एक भारतीय मन की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए वो भारतीय संस्कृति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को किस तरह से उसने अपनी अनुपम देन दी है भारतीय संस्कृति ने, हम उस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। उस भारतीय संस्कृति को समझने के लिए हमें एक भारतीय मन की आवश्यकता है। हमारा भारतीय मन होगा तभी हम भारतीय संस्कृति को, उसके दर्शन को, उसके जीवन शैली को, उसकी परंपराओं को समझ सकेंगे। विश्व में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी संस्कृतियां आपको आशा दिलाती हैं, उम्मीद दिलाती हैं कि आप आओ, आपको ईश की कृपा मिलेगी, आपको हूरें मिलेंगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। भारतीय संस्कृति तो आपको एक आमंत्रण देती है कि व्यक्त से अव्यक्त की ओर आओ, जीव से परब्रह्म की ओर चलो, और उसके लिए जो आपका ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, उपासना है, इन सबको मिलाकर या फिर किसी एक साधन से आप उस परम तत्व को जान लो। तो ये जो अंतर है अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति की, वो हमें कहीं ना कहीं अलग करती है। काशी में कुछ लोग आए वाटर फिल्म बनाने के लिए, नहीं बना सके। इसलिए नहीं बना सके कि जब गंगा पर आपको फिल्म बनानी है और जब तक गंगा की मर्यादा को आप नहीं समझेंगे तब तक गंगा का जल आपको वाटर दिखाई देगा और तब तक आपको गंगा की संस्कृति, भारतीय संस्कृति समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही यदि आप एक लोटे में भर के, एक कलश में भर के जल को रखते हैं और उसको सूर्य के सामने ले जाकर अर्घ्य के रूप में देते हैं, तो तब वो अर्घ्य बनता है लोटे का जल, अन्यथा वो केवल जग फुल ऑफ वाटर रह जाता है। ऐसे ही जैसे चुटकी भर जो चावल है देवता के चरणों में चढ़ते ही अक्षत हो जाता है, अन्यथा वो राइस ही रहेगा। तो उसके समझने के लिए, अक्षत की संस्कृति को समझने के लिए, अर्घ्य की संस्कृति को समझने के लिए हमारे पास एक भारतीय मन होना चाहिए। और किस तरह से इस भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को कितना कुछ योगदान किया है, हम इस पर एक विचार करके फिर आगे बढ़ेंगे अपनी बात को लेकर। कि जैसे एक बार किसी सेमिनार में हमसे किसी ने पूछा कि आप यहाँ के जो चक्रवर्ती सम्राट थे वो लोग युद्ध करते थे और विजित देश को फिर वहीं के लोगों को सौंप कर चले आते थे। भगवान राम ने भी किया कि लंका का राज विभीषण को सौंप कर चले आए, जबकि जोई संपदा शिव रावण ही
दीन ही दिए दसमास सोई संपदा विभीषणी सकुच दीन ही रघुनाथ। यानी जो संपत्ति या जो वरदान भगवान शिव ने रावण को 10 सिर को काट कर चढ़ा देने के बाद दिया था, उसी संपत्ति, उसी राज्य को, उसी वरदान को भगवान राम बहुत संकोच के साथ विभीषण को देते हैं। यानी हमारे यहाँ विजय का अर्थ किसी का विनाश या किसी का विलोप नहीं होता है। आज के संदर्भ में मैं इस बात को कह रही हूँ कि जब वर्चस्व की राजनीति चल रही हो तो वहाँ निर्दोष जो जनता है वो मारी जा रही है। पूरे विश्व में जितनी निर्दोष मौतें हुई हैं उनके लिए हमको ये समझना पड़ेगा भारतीय संस्कृति को कि अगर वर्चस्व की राजनीति के चलते इतना बड़ा संकट पूरी धरती पर आया है तो भारतीय दर्शन से, भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जहाँ विजय का आशय सत्य की निरंतरता को समझना है, न कि किसी का विनाश कर देना या किसी को विलोप कर देना। और इसी सत्य की निरंतरता को समझने के लिए ही ये जो उदारता का शौर्य है भारत का, वही उदारता का शौर्य पूरे विश्व के लिए भारत की अनुपम देन है अपनी संस्कृति के माध्यम से। क्योंकि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। पूरे विश्व में जब सभी लोग सुखी होंगे तभी हमारा भी कल्याण है, तभी हम भी सुखी हो पाएंगे। हमको इस बात को समझते हुए चलना पड़ेगा। अब इस कोरोना संकट काल में हमारी उस वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति या दूसरे का विनाश नहीं बल्कि उसका अस्तित्व, सह अस्तित्व हमारे लिए जो स्वीकार्य हुआ, उसकी बात हम जरूर करेंगे कि इस कोरोना संकट काल में भारतीयों ने किस तरह से पूरे विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और हमारे भारत देश में जो सेवा की भावना लोगों के भीतर आई कि चाहे वो नर्सेज के रूप में हो, डॉक्टर्स के रूप में हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, या जो एनजीओ चला रहे हैं, उन लोगों ने भी जिस तरह से जो संकट में घिरे हुए लोग थे उन लोगों की सेवाएं की, अपने जान को जोखिम में डालकर सेवाएं की हैं। हम लोगों ने सुना कि बहुत सारी जो नर्सेज थी वो भी सेवा करते करते और कोरोना से संक्रमित हो गई। विदेशों से भी ये सारी सूचनाएं हम लोगों के पास आती रही हैं मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम लोग एकदम एक हृदय विदारक स्थिति में अपने आप को बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ और मूक से पा रहे थे और लग रहा था कि क्या सचमुच में मनुष्य में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने जीवन को संकट में डालकर दूसरों की सेवा करें, दूसरों को बचाएं। तो ये कहीं ना कहीं से जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति ने उनको ऊर्जा दी है, हमारे साहित्य ने उनको ऊर्जा दी है और उस साहित्य से, उस संस्कृति से ऊर्जा लेकर हमारे इस कोरोना संकट काल में लोगों ने उससे उबरने का उपाय किया है। हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो दर्शन है, जो हमारी जीवन शैली है, प्राचीन जीवन शैली जिसने हमको बढ़कर बहुत संबल दिया, और ये जो लॉकडाउन का पीरियड था हमारा, जो हमारे एकांत का समय था, वो हमारा अवसाद में नहीं जाने पाया। हमारे यहाँ की स्त्रियां उन लोगों ने आगे बढ़कर पूरे समाज को, पूरे घर को, पूरे राष्ट्र को संभालने का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। हम लोगों ने देखा मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से हमारी जो महिला पुलिसकर्मी थी वो ड्यूटी भी कर रही थी कोरोना संक्रमितों के आसपास या उस एरिया में, या लोगों को सुरक्षित अपने घरों में रखने के लिए एक अनुशासन मेंटेन करने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी थे वो लोग दिन रात डटे हुए थे। और जो महिला पुलिसकर्मी थी उन लोगों को हम लोगों ने देखा कि वो खाली समय में लोगों के लिए मास्क सिल रही थी। या हमारे यहाँ की जो आप देखेंगे भारत की केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जनसाधारण के लिए किस तरह से बताया कि कैसे मास्क बनाया जा सकता है घर में सुई और धागे से। तो ये जो छोटी छोटी बातें रही हैं कि जिनको बहुत महंगे मास्क खरीदने की स्थिति नहीं है, या जो मजदूरों का जो पलायन हो रहा था, तो उन लोगों के लिए जो एनजीओज के लोग आगे आए और उन लोगों ने और सरकारों ने भी बहुत व्यवस्था की कि हाँ ये पैदल इनका जो पलायन है ये किसी तरह से रुके और ये कोरोना के संकट से बच सके, इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, इन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था की जा सके। इसको पूरे विश्व ने देखा।
अब ये बात अलग है कि कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगे, ये बहुत स्वाभाविक एक प्रक्रिया है राजनीति में, लेकिन साहित्य में हम उस तरह के आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नहीं देखते हैं। साहित्य लगातार हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का भी मनोबल ऊंचा करता रहा है, और हमें लगता है कि हम कोरोना संकट से जब उबर जाएंगे तो ये जो साहित्य है, एक पूरा जैसे छायावाद काल है, आदिकाल है या आधुनिक काल है, उसी तरह से कोरोना काल का भी साहित्य हमारे हिंदी साहित्य में कम से कम दर्ज तो जरूर होगा। और हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है, जिसमें कहा जाता रहा है कि आप अपने चिड़ियों के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए कुछ सचेत रहिए, ये प्राचीन संस्कृति इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना संकट के समय में बहुत काम आई। हम लोगों ने बच्चों की खिलखिलाहटों को बचा के रखा केवल इन्हीं सब माध्यमों से। उनको चिड़ियों को दिखाते रहे, उनको हंसाते रहे, उनको तमाम तरह की हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसे परिचित कराते रहे। तो ये हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, जो जीवन शैली थी, या जो हमारा आयुर्वेद था, उससे इस कोरोना संकट से उबरने में हमारे उसको बहुत, पूरे समाज को बहुत सहारा दिया। ऐसे ही सहारा दिया जैसे साहित्यकारों ने, एक समय ऐसा आया था जबकि भक्ति काल में सूर, मीरा, तुलसी जैसे लोगों ने एक सांस्कृतिक दुर्ग खड़ा किया था। किस परिस्थिति में वो रह रहे थे, लेकिन अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक दुर्ग खड़ा किया, और उन्होंने सांस्कृतिक इम्यून सिस्टम को भारत के मजबूत किया था अपनी साहित्यिक रचनाओं के द्वारा। हम पौराणिक राम को जाने न जाने, हम पौराणिक कृष्ण को जाने या न जाने, लेकिन हम तुलसी के राम को जरूर जानते हैं, कबीर के राम को भी जानते हैं, हम सूर के कृष्ण को जानते हैं। यानी साहित्य ने लगातार हम लोगों का मनोबल ऊंचा करने का प्रयास किया, हमारी जो सांस्कृतिक चेतना थी उस चेतना को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया। तो हम उस साहित्य के सामने भी नतमस्तक हैं, उस भारतीय संस्कृति के सामने भी नतमस्तक हैं, और नतमस्तक होते हुए ये जो आधुनिक तकनीक है, उस तकनीक के साथ आप लोगों के साथ जुड़कर अपने विचारों को साझा करने के इस अवसर के सामने भी नतमस्तक हैं कि हम सब लोग एक साथ मिलकर इस कोरोना संकट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले साहित्य की और संस्कृति में जो कुछ परिवर्तन हुआ है, संस्कृति में निसंदेह कुछ परिवर्तन भी हुए इस कोरोना संकट काल में, कि जैसे हम चरण स्पर्श करते थे तो अब हम दूरी बरतने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहने लगे, और हम प्रणाम की मुद्रा में आ गए। तो एक हमारी संस्कृति में थोड़ा चेंज तो आया, परिवर्तन तो आया। लेकिन जब अभी हम लोग महाभारत देख रहे थे या रामायण देख रहे थे, तो उसमें भी अपना परिचय देते हुए मैं गंगा पुत्र भीष्म, तो हम मास्क के पीछे से ही अपना परिचय देने की स्थिति में आए हैं। ईश्वर करे कि जल्दी ही ये मास्क हटे हम लोगों के चेहरे से, और हम कोरोना संकट से उबर कर फिर से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आमने सामने, जहां सबके चेहरे दिखाई दें, जहां सबके चेहरों के रिएक्शंस दिखाई दें। तकनीक की अपनी एक सीमा तो है कि हम बोल रहे हैं, आप तक वो बात जा रही है कि नहीं जा रही है, आपके रिएक्शंस हमें पता नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हैं आभासी दुनिया में, ये आभास करते हुए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं, और हम उसे देख पाए या ना देख पाए। तो इस आभासी दुनिया की इस सीमितताओं के साथ, इस संकुचन के साथ ही इस तकनीक को हम लोग प्रणाम भी करते हैं कि कोरोना जैसे संकट काल में जब हम अपने घर के बाहर नहीं, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे में हम पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, पोलैंड से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी देन है, और हम जल्दी ही इससे उबर पाएंगे। आप सभी लोगों को मैं इस वेबिनार के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बहुत अपनी ओर से आभार प्रकट कर रही हूँ कि आप लोगों ने एक अवसर दिया। अपनी बातें ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरजा माधव जी। एक बड़े साहित्यकार का सानिध्य आज हमें प्राप्त हुआ। नतमस्तक हैं हम आपके समक्ष। आप तकनीकी चीजों को पहले से बड़े अच्छे से जानती हैं, क्योंकि सहायक निदेशक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से आप जुड़ी हुई हैं।
आपने अपने वक्तव्य में, अपने व्याख्यान में बड़ी सहजता से, मेरे सामने है, आप नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके विषय में प्रतिभागियों ने इतने सुंदर आपके लिए लिखा है कि आपका सराहनीय, प्रेरक, ओजस्वी जो व्याख्यान था उससे वो प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। आपने बड़ी सहजता से जीवन से जुड़ी हुई बातों को, विचारों को, भावों को सबके समक्ष रखा और आपने अपने व्याख्यान के प्रारंभ में प्रकृति के माध्यम से बताया कि किस तरह से मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसका परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। अब पता नहीं ये कोरोना मानव मेड है आपने कहा, या फिर प्राकृतिक एक आपदा के रूप में हमारे समक्ष आया है, ये आने वाला समय हमें बताएगा। जो भी हो, लेकिन इस विषय में समग्र विश्व को मिलकर चिंतन करने की आवश्यकता है। और उसके साथ ही आपने जो भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डाला कि भारतीय संस्कृति में हमें इसे समझने की आवश्यकता है, जहाँ पे एक सामान्य सी वस्तु भी किस तरह से पवित्रता और आध्यात्मिकता से जुड़कर अपना अर्थ व्यंजनात्मक रूप में प्राप्त कर लेती है। जैसे आपने कहा अक्षत की बात की, अर्घ्य की बात की, तो हमें इस आध्यात्मिकता को, इस व्यंजनात्मकता को समझना पड़ेगा, अन्यथा हम भारतीय संस्कृति को समझ नहीं पाएंगे। और भारतीय संस्कृति के विषय मुझे आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि विजय का अर्थ विनाश या विलोप नहीं। यदि आप सत्य की निरंतरता को समझना चाहते हैं तभी आप भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे, अन्यथा भारतीय संस्कृति को समझना आसान नहीं होगा। यदि आप केवल वर्चस्व की ही बात करेंगे तो आप भारतीय संस्कृति से बहुत दूर होंगे, विनाश की बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति से बहुत दूर होंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति परहित सरित धर्म नहीं भाई की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति नर हो निराश ना हो की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। तो आपने कोरोना योद्धाओं के माध्यम से उस संस्कृति, उस आचरण, इन सब बातों से हमें लाभान्वित किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरजा जी, आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे और आपसे बातचीत करके जो आत्मीयता मुझे मिली वो आत्मीयता मुझे जीवन भर मिलती रहे, मैं ये आशा करती हूँ और विश्वास भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी।